आजकल कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही, सही बात, सिर्फ करियर बिल्डिंग हो रही। और आजकल बच्चों को चीज़ों से मना भी नहीं किया जा रहा। बच्चा जो मांग रहा है उसको वो दिया जा रहा है। और अगर बच्चे के ही फरमाइश पे चलना है, बच्चे के ही दिमाग से चलना है आपने कि जो वो मांग रहा है आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर माँ बाप की ज़रूरत क्या है? सही बात है। तो उसकी वजह से क्या होता जा रहा है कि बच्चे बन रहे हैं लूसी। हाँ, सॉफ्ट। सॉफ्ट तो अलग वर्ड है, वो लूसी बन गए हैं। तो वर्क हार्ड करेगा तो फिर वर्क स्मार्ट का तरीका सीखेगा। बिल्कुल। लेकिन बस कुछ लोगों ने ज़रा मज़ेदार बातें करनी होती है, हाँ। तो इस तरह की चीज़ें सोच के ले आते हैं और वो करते हैं, और फिर दूसरे लोग उसको देखते हैं और कहते हैं हाँ यार ये नई बात निकाल के लाया, चलो हाँ। इसके पीछे चलते हैं। मेरे पास अकल ज़्यादा है, मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, किसी को गाइड कर सकता हूँ, तो ये अल्लाह ने मुझे क्यों दिए कि ताकि मैं लोगों के फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल करूँ। अगर आप नहीं इस्तेमाल करोगे, अब बात ये ना कि मेरे पास पैसे अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो मैं चैरिटी कर रहा हूँ, मैं चैरिटी नहीं कर रहा। वो अल्लाह ने मुझे दिए ही इसलिए थे कि वो दूसरों के इस्तेमाल के लिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आजकल बहुत सारे लोग 5-7 हज़ार डॉलर महीना कमा लेते हैं। अब वो चूंकि 5-7 हज़ार डॉलर महीना कमा लेते हैं तो उनका एक स्टार्टर पैक है ना, और इतनी छोटी सी उम्र में वो बहुत होते हैं उन लोग। अच्छा, और वो स्टार्टर पैक क्या है कि उन्होंने एक मैकबुक लेनी है, हाँ। एक उन्होंने आईफोन लेना है, हाँ। एक उन्होंने स्पोर्टेज लेनी है, हाँ, गाड़ी। और एक उन्होंने उम्रे पे जाना है, एक उन्होंने दुबई जाना है। ये उनके 5-6 सपने हैं जो उन्होंने पूरे करने होते हैं। तो जैसे ही वो ये चीज़ें पूरी कर लेते हैं फिर उनको लगता है कि हम जो है ना कहीं बहुत ज़बरदस्त मकाम पे पहुंच गए। हाँ। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार आपके सेल्स वाले तो बड़े चिल करते होंगे, क्योंकि आपने कहा हम गारंटीज ही इतनी खतरनाक देते हैं कि हम ना पुश नहीं करते फिर, क्योंकि यहाँ तो क्लोजिंग के लिए मसले होते हैं ना। बिल्कुल भाई क्लोजिंग नहीं हो रही है, हर वक्त तलवार लटकी हुई है सर पे, क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग, मंथ की क्लोजिंग। तो आपके यहाँ क्लोजिंग का कल्चर नहीं है क्या? क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं, तो हमारे कैटर करते हैं उसका। हमारे यहाँ देखें, अगर हम अपने सेल्स वालों को, क्योंकि हम सर्विस बिजनेस में, तो अगर हम अपने सेल्स वालों को पुश करना शुरू कर देंगे कि जी आप टारगेट पूरा करें, और टारगेट्स हम उनके बढ़ा देंगे, और बगैर सोचे समझे अक्सर कंपनीज में होता है वो 20% टारगेट बढ़ा देते हैं। हाँ, ऐसे ही। तो उससे क्या होता है कि झूठ सच बोल के, कुछ भी बोल के कस्टमर को सर्विस उसको पेल दी जाती है और उससे पैसे ले लिए जाते हैं, और थोड़े अरसे बाद क्या होता है कि वो फिर आपको रिफंड करना पड़ता है और जलील होना पड़ता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर 100 लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो 99 तो फारिग हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। जिसने बिजनेस स्टार्ट करना है उसको ये समझ होनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि मैं फारिग भी हो सकता हूँ। बल्कि ज़्यादातर केसेस में जो बिजनेस स्टार्ट करेगा वो 99 लोग उसमें से फेल ही होंगे। अल्लाह पाक कोई ना तरीका या कोई सबब बना देता है कि कहीं से कोई बात मेरे तक अगर डिलीवर होनी है तो कोई अल्लाह का बंदा आएगा, वो डिलीवर कर जाएगा, और वो मेरे दिल में घर कर जाएगी और मैं उसको अपना लूँगा। अब वो मुझे नहीं पता कि कहाँ से आई वो बात, या ये जो भी सारी चीज़ें ये कहाँ से आई, लेकिन आ गई, मुझे मिलनी हो गई, आ गई मेरे पास, अब आ गई, मैं यूज़ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आपसे मुलाकात वैसे तो वर्चुअली रही है, पर्सनली 1-2 दफ़ा पहले हमारी मुलाकात हुई। जिन चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया, सबसे पहले तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कार्पे डीएम, उसका जो भी सिस्टम है, और जिस तरह मैंने आपकी टॉक देखी और आपने 2-3 दफ़ा कहा कि मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि डिटेल्स मुझे इमोशनल बना देती हैं, तो मुझे पता चला कि यार काफ़ी कुछ है जो बेसिकली आपसे सीखा जा सकता है। क्योंकि मेरा ख्याल से असल पावर जो है ना वो इमोशन से ही आती है, क्योंकि इमोशंस ही आदमी को आगे धकेलती हैं, ये लॉजिक वॉजिक जो है ना वो पीछे बैठ जाती है, क्योंकि यू शुड नो योर वाई, और वाई हमेशा इमोशन से आ रहा होता है। तो मैंने कहा वाई डोंट यू हैव ऑन बोर्ड एंड टॉक क्लियरली अबाउट दोज थिंग्स। मैंने मल्टीनेशनल्स में काम किया, आई बिन अ ग्रेजुएट, मैंने IBA से ग्रेजुएट किया, लेकिन मैंने आपकी स्टोरी जब सुनी तो मैंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी डॉट्स रिलेट किए, काफ़ी डॉट्स कनेक्ट किए। मैंने बिज़नेस करना जो सीखा है ना, और मैंने सेल्स करना सीखी है, मैंने काम करना सीखा है, वो मैंने अपने MBA से नहीं सीखा है। मैंने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से सीखा है जो मैट्रिक पास भी नहीं था, उससे मैंने सक्सेस प्रिंसिपल सीखे जो मुझे MBA में नहीं पढ़ाए गए थे। सही है, क्योंकि मैं किसी का अभी कोई मेरा एम्प्लॉयर नहीं है, तो मुझे कुछ बोलने में कोई वो नहीं है, होता तो शायद मैं सोचता कि नहीं यार फंस जाऊंगा मैं। तो आई एम वेरी ट्रूथफुल कि मैंने जितने भी प्रिंसिपल सीखे हैं ना, सारे उन लोगों से सीखे हैं जो प्रैक्टिकली काम करके उन्होंने सीखे हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना मुझे थोड़ा सा मजाक लगता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई कैसे जा सकती है जब आप उनको तैयार कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सही बात है। सही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले, ये बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएं कि कार्पे डीएम नाम ही क्यों, सीज द डे, वाई ओनली दिस? अच्छा, कंपनीज जब मैं बना रहा होता हूँ या कोई बिजनेसेस क्रिएट कर रहा होता हूँ तो उसमें
सबसे ज़्यादा लीस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे लिए चीज़ होती है वो उसका नाम होता है। ओके मैं देखता हूँ जौन सा डोमेन अवेलेबल है, अच्छा जो अच्छा नाम अच्छा जहन में आ रहा है, विद इन 5 मिनट्स हमने डोमेन लेना है। ओके ठीक है, देयर इज नो फिलॉसफी बिहाइंड इट कोई फिलॉसफी नहीं। और जो अच्छा। वेबसाइट आपको बनानी है, जो उस बिज़नेस की वेबसाइट है, वो भी हम सबसे आखिर में बनाते हैं। जब कार्पे डीएम हमने स्टार्ट की थी तो उसमें पहले 2-3 महीने 4 महीने हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे थे और हमारी कोई वेबसाइट नहीं थी। ओके तो सबसे पहले बिजनेस के अंदर जो आपने फिगर आउट करनी होती है चीज़, वो क्लाइंट्स। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है और आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी वेबसाइट है, दुनिया का सबसे अच्छा डोमेन नेम है, दुनिया के सबसे अच्छा बिजनेस का नाम है, ऑफिस है, सब कुछ है, सब कुछ है हाँ, आपके पास, तो बिजनेस बेकार है आपका। सही बात है। आप यू नॉट मेकिंग एनी मनी। तो इफ़ यू वांट टू मेक मनी, बिकॉज व्हाई यू स्टार्ट अ बिजनेस, बिकॉज यू वांट टू क्रिएट मनी, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। तो इफ़ यू वांट टू मेक मनी, यू हैव टू हैव क्लाइंट्स। सबसे पहला चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको क्लाइंट्स लेके आने हैं। उसके बाद आप बिज़नेस का नाम सोच लें, आपके पास बड़ा टाइम होगा, आप वेबसाइट बना लें, आप सोशल मीडिया पे पोस्टें लगा लें उसकी, जो हमारे यहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सबसे पहले पोस्टें लगाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें, ये नहीं करनी है आपने। सबसे पहले बिज़नेस में क्लाइंट्स लाने हैं। तो बस हमारे पास क्लाइंट्स आए, उसी दौरान हमने नाम वाम सोचते रहे क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम था। तो 2-3 महीने में हमने उसका डोमेन वगैरह ले लिया और वेबसाइट बना ली और हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। अच्छा ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस था नहीं, लेकिन जो एक थॉट प्रोसेस था वो ये था कि वी हैव टू हैव क्लाइंट्स। Yes. और ये मेरा ख्याल से सबसे द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग अबाउट बिल्डिंग एनी बिजनेस इज़ दिस, क्योंकि क्लाइंट ही नहीं है तो बिजनेस कैसा। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि आपके एक शुद्ध देसी जो सेल्स का बैकग्राउंड है ना, उसने बड़ा हेल्प किया आपको। और आपका जो माइंडसेट मैंने अभी तक देखा है, जितनी कॉन्वर्सेशन आपसे की, आपके पॉडकास्ट वगैरह देखे, तो आप एक कहते हैं ना, शातिर तो नहीं कहूँगा, मंझे हुए सेल्समैन है। क्योंकि ये ना दो तरह के लोग होते हैं। एक सेल्स वाले को कहा जाता है हमारे यहाँ, तो कहते हैं ना कि एक सियाने आदमी को तो गाली दे के बोला जाता है ये ऐसा सेल्समैन है, और एक वाकई जो अच्छा सेल्समैन होता है उसको बोला जाता है ये चर्ब ज़बान है। लेकिन जो एक्चुअल सेल्समैन होता है ही सेल्स विदाउट सेलिंग। तो आपके अंदर मैंने प्रैक्टिकलिटी वो देखी है कि आप कहते हैं भाई सेल्स इज़ द नंबर वन थिंग, सबसे पहले आप क्लाइंट्स लेकर आओ, ये करो। तो डोंट यू थिंक बहुत दफ़ा क्या होता है कि लोग बिजनेस ओनर्स होते हैं या बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, लेकिन वो बेचना नहीं जानते। मैंने बहुत सारे लोगों ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड्स के साथ देखा है, आइडियाज़ बेहतरीन है, अपने आप को बेच नहीं सकते, आइडियाज़ को बेच नहीं सकते, कंटेंट बनाने में उनकी जान चली जाती है, अपना आइडिया कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स इन बिल्डिंग एनी बिजनेस, नॉट इन प्रोफेशन ओनली? देखें, आप कोई भी बिजनेस जब आप बनाते हैं तो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं आप। वही आपका कस्टमर है जिसका आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वही आपके पास आएगा अपना मसला लेके, और आप उसका मसला सॉल्व करने के लिए आप उससे पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व प्रॉब्लम्स गेट पेड। तो प्रॉब्लम जब आप किसी के साथ सॉल्व कर रहे हैं, किसी का प्रॉब्लम, तो उसके लिए आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना सोल्यूशन बेचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसको ये समझाना है कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप परेशान हो, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये सोल्यूशन है। अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जो आपका कस्टमर है वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से वो आपसे चीज़ बाय नहीं कर रहा होता। तो या तो ट्रस्ट का प्रॉब्लम होता है, तो आप उससे वो क्वेश्चंस करके समझ लें कि भाई ट्रस्ट का प्रॉब्लम है तो हम गारंटी दे देते हैं आपको मनी बैक गारंटी है, आफ्टर सेल सर्विस है, 1 ईयर सपोर्ट है, कुछ भी आप उसको जैसे भी उसका वो जो उसका कंसर्न हो वो आप एड्रेस कर सकें। अच्छा, फिर बात आ जाती है प्राइस की। हो सकता है वो अफोर्ड ही ना कर सकता हो, तो अफोर्डेबिलिटी का भी अक्सर औकात कोई मसला नहीं होता। तो बेसिकली आपका कस्टमर एक जगह फंसा हुआ होता है, आपने उससे समझना होता है कि मसला क्या है, उसका मसला आप सॉल्व कर देते हैं तो वो आपसे चीज़ बाय कर लेता है। तो जब भी आपने सेलिंग करनी है और चाहते हैं कि आप अच्छी सेल्स आप करें, कस्टमर आपके पास बार बार आता रहे, तो विन विन आपका होना चाहिए कि आपको भी फ़ायदा हो उसमें और आपके कस्टमर को जो सोल्यूशन दे रहे हैं उसको भी फ़ायदा हो। तो अगर आप विन विन प्रिंसिपल के ऊपर आप सेल्स करेंगे तो आपकी सेल्स भी फास्ट होती रहेगी और कस्टमर को भी आप हेल्प कर रहे होंगे, और जब आप हेल्प कर रहे होंगे तो आपको भी सेटिस्फेक्शन हो रही होगी कि यार वाकई इस आदमी का प्रॉब्लम था, मैंने सॉल्व कर दिया, तो आपको भी अच्छा फील होगा। आपकी इस बात से इसलिए मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि फ़िटनेस कोचिंग में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि वाई आर यू सो एक्सपेंसिव या कुछ। तो मैंने एक चीज़ नोट की है, अच्छा
कुछ लोग इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव पे भी ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं सर्विसेज। सीन सारा ये होता है, बहुत दफ़ा आपकी प्राइसिंग में इशू नहीं होता, वो ट्रस्ट का इशू होता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट देमसेल्व्स के वेदर दे विल बी एबल टू डू इट और नॉट। सही है, ये होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपका बिल्कुल ही एक लाइफस्टाइल बिल्कुल लेथार्जिक है और आप बिल्कुल सेडेंटरी जॉब पे हैं और आपको ये पता चल गया कि अगर मैंने आधे घंटे में समझा दिया, प्यार से भी समझा दिया कि देखें दीज आर द बेयर मिनिमम थिंग्स यू विल हैव टू डू, कुछ भी कर लो आप, तो अब आपका ना वहाँ जहन अटक गया कि यार मैं इतने पैसे दूंगा और मैं ये सब भी करूँगा। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मैं उनको कहता इतने पैसे तो काम हो जाएगा, ये लो जी पकड़ो, कोई मसला नहीं, ब्रांड भी बनी हुई है, जानते हैं हम आपको, लेकिन ये काम, लेकिन ये मतलब फिटनेस कोचिंग की खूबसूरती है कि काम मैं नहीं करूँगा, काम भी आपको ही करना है। बिल्कुल ऐसे सही है। आपके बिजनेस कंसल्टेंसी में तो ये होता है कि आपने बिजनेस पकड़ा है कि यार काम करोगे, आप काम करते हैं, लेकिन उसमें आपकी गाइडेंस होती है। लेकिन फिटनेस में आपके पास नॉलेज होती है ना, जो एक आम आदमी के पास नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही, जिसकी वजह से वो ना फिट होता है और उसका वेट भी ज़्यादा होता है। और जब उसके पास वो नॉलेज आ जाती है, जब आप उसको गाइड करते हैं, आप उसको एक्सरसाइज, डाइट, ये सारी चीज़ें आप जब उसको गाइड करते हैं, तो जाहिर है वो अपना टारगेट अचीव करना शुरू कर देता है। लेकिन यही तो कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में, यही तो ट्रस्ट नहीं होता कि वेदर वी विल बी एबल टू फॉलो थ्रू और नॉट। हाँ, उसमें फिर मेरा ये होता है कि आई विल बी विद यू इन द जर्नी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 30 डेज़ का प्रोग्राम है, 90 डेज़ का प्रोग्राम है, तो वील टॉक अबाउट इट एंड वील हैव कंसिस्टेंट सेशंस। अगर आप कराची में तो हम फेस टू फेस मुलाकात भी करेंगे, अदरवाइज हम गूगल मीट्स करेंगे वगैरह करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि ये जो मैं जिस तरह गारंटीज़ देता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल यू विल नॉट ओनली डू इट, यू विल बी एजुकेटेड अबाउट इट, यू विल नो व्हाई यू डू इट एंड हाउ यू डू इट। अकाउंटेबिलिटी भी होगी, साथ में आपकी नॉलेज और ट्रेनिंग भी होगी। हाँ, तो ये सेल्स की क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी इतना सेल्स से रहा है, क्योंकि हमने तो सिंपल सी बात है, सेल्स में एक चीज़ सीखी है जो मैं आपसे भी डिस्कस करूँगा कि भाई अभी मैं कामरान भाई से डिस्कस कर रहा था कि भाई हमने ऐसे ऐसे वर्ड सुने, तुन के रखो, चुक के रखो, सही है, डिस्ट्रीब्यूटर को हलक तक भर दो, मतलब कुछ ना, विन विन सिचुएशन का नाम की नहीं है ना, मतलब आपका अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। इसमें मैंने ये चीज़ नोट की, आपने जो बताया ना कि मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार आपके सेल्स वाले तो बड़े चिल करते होंगे, क्योंकि आपने कहा हम गारंटीज़ ही इतनी ख़तरनाक देते हैं कि हम ना पुश नहीं करते फिर, क्योंकि यहाँ तो क्लोजिंग के लिए मसले होते हैं ना। बिल्कुल भाई क्लोजिंग नहीं हो रही है, हर वक्त तलवार लटकी हुई है सर पे, क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग, मंथ की क्लोजिंग। तो आपके यहाँ क्लोजिंग का कल्चर नहीं है क्या? क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं, हमारे यहाँ केटर करते हैं उसका। हमारे यहाँ देखें, अगर हम अपने सेल्स वालों को, क्योंकि हम सर्विस बिजनेस में, तो अगर हम अपने सेल्स वालों को पुश करना शुरू कर देंगे कि जी आप टारगेट पूरा करें, और टारगेट्स हम उनके बढ़ा देंगे, और बगैर सोचे समझे अक्सर कंपनीज में होता है वो 20% टारगेट बढ़ा देते हैं। हाँ, ऐसे ही तो उससे क्या होता है कि झूठ सच बोल के, कुछ भी बोल के कस्टमर को सर्विस उसको पेल दी जाती है और उससे पैसे ले लिए जाते हैं, और थोड़े अरसे बाद क्या होता है कि वो फिर आपको रिफंड करना पड़ता है और जलील होना पड़ता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, अच्छी चीज़ लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि अगर तो आप एक कंपनी है, आपने इस मार्केट में रहना है, लोग आपकी शक्ल देख रहे हैं, आपका एक ब्रांड है, तो आप इस किस्म के काम नहीं करेंगे जिसमें कुछ भी हल्की चीज़ें आप लोगों को देते जाएं और बाद में आपकी बदनामी हो, क्योंकि आपका नाम होगा तो बदनामी होगी ना। तो ये तो बॉर्डर लाइन फ्रॉड है कि आप लोगों को कुछ भी देते जाएं और फिर डिलीवर ना करें, कुछ भी सर्विस उनको वादे करते जाएं और फिर डिलीवर ना करें। तो हम इस तरह नहीं करते, और हमारे यहाँ तो जो भी है, हमारे यहाँ तो 100% मनी बैक गारंटी है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और हम ना, हमारी कंपनी में ये भी कल्चर नहीं है कि हमारे यहाँ जो लोग होते हैं वो वीडियो कॉल पे जाके अपनी शक्ल दिखा के कस्टमर को सेल्स करते हैं और अपना असल नाम लेते हैं। उसमें ये भी नहीं होता कि वो कोई अमेरिकन या ब्रिटिश नाम लेके इस तरीके से कुछ कर रहे हो, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी शक्ल भी तो नज़र आ रही है ना, क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी इंटैक्ट रहती है आपकी। तो ये बात इसमें मुझे बेसिकली लगता है कि आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं ना, उसमें शायद वैल्यूज़ ज़्यादा हाई हैं। अगर फॉर एग्जांपल यही काम आप पाकिस्तान में कर रहे हो, पाकिस्तानी, क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम किया है 2-3 बार, तो मैंने तो यही देखा है। तो एक तो मैंने देखा है कि मार्केटिंग किसी को आती हो या ना आती हो, डिजिटल मार्केटिंग हर किसी को आती है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो बहुत दफ़ा लोग आपके पास आपको हायर इसलिए करते हैं कि वो 1 महीने सिर्फ ये देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और वो बोलते हैं कि यार इससे बेहतर तो हम कर रहे थे या हम कर सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी देखे हैं कि उन्होंने कहा यार आपको दिया था, जैसे हमने सर्वे किया कि भाई क्या मसला था, बोला देखिए मैंने इस हालत में दिया था, 1-2 महीने करके देखा, उसके बाद मैंने दोबारा लिया, दोबारा नंबर्स ऊपर हो गए। तो उसको समझाना मसला हो जाता है कि भाई एक साइकिल होता है, 90 दिन से गवर्नमेंट भी लेती है ना, तो टाइम लगता है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ इतनी हाई नहीं है, और यहाँ पे ना बहुत एक वो भी है, क्या कहते हैं, अर्जेंसी का मैटर भी बहुत ज़्यादा हाई है, और फिर ज़्यादा आपके पास इतना रेल पेल भी नहीं है पैसे की, हर कोई फंसा हुआ है पैसों में, किसी की पेमेंट कहीं फंसी हुई है, उसकी पेमेंट कहीं फंसी हुई है। तो यहाँ मुझे लगता है कि मार्केट भी बहुत डिपेंड करता है किस मार्केट में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि यार अगर हम इनको गारंटी दे भी देंगे तो इनकी वैल्यूज़ हाई हैं। तो ये आपके बिजनेस में रोल प्ले किया होगा इसने मेरे ख्याल से, क्योंकि आप यू आर वेरी क्लियर कि हम यहाँ काम करते ही नहीं, हम पाकिस्तान से बाहर। हाँ, हम तो यूएस में ही काम करते हैं, ज़्यादा हमारा यूएस में ही है, उसके अलावा थोड़ा बहुत
कहीं यूके वगैरह में हम करते हैं। तो but कितनी दफ़ा आपको mainly ये रिटर्न वगैरह करना पड़ा, कोई रिफंड वगैरह करना पड़े? आते हैं रिफंड्स वगैरह आ जाते हैं। कितनी % होगी? साल में मेरा ख्याल है 1 या 2-3 मैक्सिमम, अच्छा, साल में, पूरे साल में। अगेंस्ट हाउ मेनी एक्विजिशंस? हमारे पास तकरीबन हर महीने तकरीबन 70-80 नए क्लोजिंग्स होती हैं। तो सही है, नेग्लिजिबल अमाउंट। बहुत नेग्लिजिबल है, और वो भी उसके ऐसे रीजंस हैं कि फॉर एग्जांपल जनरली हॉलीडेज़ के अराउंड चार्जबैक्स आ जाते हैं। Okay. उसकी वजह ये है कि वो उनको फील होता है कस्टमर्स को कि यार अभी हमने यहाँ पैसे दे दिए तो हॉलीडेज़ में अगर हमने जाना है तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो हमें अपनी जेब में पैसे चाहिए, तो इस वजह से चार्जबैक मार देते हैं वो। तो आई अंडरस्टैंड दैट कि ठीक है यार, उनकी भी छुट्टी ज़रा अच्छे तरीके से गुजर जाए। अब अगर उन्होंने एक दफ़ा पेमेंट कर दी है और उन्होंने चार्जबैक मार दिया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम यार। साल में कभी 2-3 इस तरीके के अगर इंस्टेंसेस हो भी जाते हैं तो इट्स फाइन। सही है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात अभी हो रही थी बैक स्टेज। 2 सवाल हैं। एक तो वर्क लाइफ बैलेंस और वर्क लाइफ इंटीग्रेशन का फ़र्क थोड़ा समझाएं, जो आपने कहा, और आपने फैमिली की इन्वॉल्वमेंट की बात की। चलें, दूसरा मैं बाद में करूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, पहले मुझे भी बताएं आप। देखें, आप कभी भी अगर तरक्की करना चाह रहे हैं ना, किसी चीज़ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं आप, अगर सारे लोग एक ही पेस से तरक्की कर रहे हैं और आपने कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ एक्स्ट्रा फास्ट तरक्की करनी है, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि एक नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से और लोग चल रहे हैं मैं भी उसी तरीके से चलता रहूं, तो ठीक है, आप वर्क लाइफ बैलेंस भी इंजॉय करें, छुट्टियां भी इंजॉय करें, फिर आप वो करते रहें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं या मुझे एक्स्ट्रा स्पीड से, फास्ट स्पीड से ऊपर जाना है, तो फिर आपको 20-20 घंटे रोज़ाना काम करना पड़ेगा 20 साल तक, विदाउट एनी संडेज एंड सैटरडेज। फिर आप डॉलर मिलियनेयर बनेंगे। शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये भी करना पड़ेगा, और साथ में अगर आप हर वक्त ही काम कर रहे हैं तो ये बात, इसमें आपके बीवी और बच्चों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ताकि वो भी आपके इस लाइफस्टाइल के साथ आपको मदद करें। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, अगर आप घर पे आएँ और आपको पता लगे जी बीवी बच्चों ने खाना ही नहीं खाया क्योंकि आप अभी तक घर नहीं पहुँचे थे, और आप जो है वो हर वक्त काम कर रहे हो, तो आपको भी बुरा फील होगा। तो आपके बीवी बच्चों को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, घर वालों को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, ताकि वो फिर इस किस्म के काम ना करें जिसमें आप इमोशनली जो है वो बॉक डाउन हो। या फॉर एग्जांपल पेरेंट टीचर मीटिंग है, अब अगर एक आदमी सारी रात मेहनत कर रहा है और सारा दिन मेहनत कर रहा है और एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो वो सुबह उठ के पेरेंट टीचर मीटिंग में कैसे जाएगा अपने बच्चे के साथ या अपनी बेगम के साथ? तो फिर आपको कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो आपको असाइन करनी होंगी। उसमें आपको देखना होगा कि क्या चीज़ें मेरे घर वालों के करने वाली हैं और क्या चीज़ें मेरे करने वाली हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप हैं तो आप फॉर एग्जांपल बिज़नेस को या जो भी बाहर का काम है जिसमें आपने पैसा घर में लेके आना है, तो वो काम आप देखेंगे, और घर की जो मैनेजमेंट है वो फिर आपकी मिसेस देखेंगी। सही बात है। ठीक है, स्कूल देखना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, वो फिर आपकी मिसेस देखेंगी। तो इस तरीके से रोल्स डिवाइड करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करके फिर आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी। क्योंकि किसी भी एक कंपनी में 2 मार्केटिंग मैनेजर नहीं है, 2 CEOs नहीं है, 2 फाइनेंस मैनेजर नहीं है। हर कंपनी में एक CEO होता है, एक फाइनेंस मैनेजर होता है, और वो सबका रोल इम्पॉर्टेंट होता है। ये नहीं होता कि अगर कोई रोटी पका रहा है, बर्तन धो रहा है, या घर की सफाई को देख रहा है, या बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो बेकार काम कर रहा है, और जो बाहर जाके पैसा कमा के लेके आ रहा है वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। जो बाहर जाके ये सारे काम कर रहा है, अगर उसको घर से ही सपोर्ट नहीं होगी तो बाहर जाके भी काम नहीं कर पाएगा। सारे पजल के पीसेस हैं, तो ये दोनों साथ चलेंगे। और इसमें आपने एक चीज़ पॉइंट आउट की जो बेसिकली हमारी बॉलीवुड इन्फ्लुएंस सोसाइटी है, और हमारे ड्रामाज जो हैं, अभी रिसेंटली काफ़ी ड्रामा मशहूर हुआ था, उसमें भी यही था कि जो खातून थी वो बंदा बिज़नेस डेवलप कर रहा था, गेमर था। फ़हद मुस्तफ़ा का ड्रामा आया था अभी रिसेंटली, तो ज़ाहिर है बेगम देखती थी, तो मैंने भी देखा कि भाई बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ कि मैंने कहा देखो ये कैसी बेगम है कि एक बंदा एम्पायर बनाना चाह रहा है, ठीक है, और यही मैसेज उसमें दिया गया था। और ख़ातून जो हैं वो भी पढ़ी लिखी दिखाई गई हैं, और वो रो रो के लहू लहान हो गई हैं, उन्होंने मतलब मिस कैरेज हो गया, उनका ये हाल हुआ है। ये इन्फ्लुएंस है सोसाइटी पे जो समझते नहीं। और आपने जो बात की वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। तो मैं भी जब देख रहा था ड्रामा, तो मैंने कहा यार इस किस्म के बंदे को इस किस्म की बेगम नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये मिस मैच है।
तो मुझे इससे मैं दूसरे सवाल पे आऊँगा कि मुझे लगता है जो लौंडे लपाड़े हैं हमारे आजकल के, जो मेल सोसाइटी है, मुझ जैसे लोग हो गए, जैसे ख़ासतौर पर यंगस्टर्स आ रहे हैं 20-22 साल के आ रहे हैं, वो ना काफ़ी सॉफ्ट डेवलप हो रहे हैं। उनको दो तरह के लोग हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तो ऐसे हैं जो तकरीबन जिनकी मीडियन तनख्वाह कोई जो $5,000-7,000 कमा लेते हैं, तो टिकटॉक एड्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और कुछ हैं जो अभी वर्क प्लेसेस पे आ रहे हैं, नॉर्मल जॉब कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ना मुझे ये नोट किया है मैंने कि लड़के सॉफ्ट होते जा रहे हैं थोड़े से, और उनको भी इन चीज़ों का बड़ा ख्याल है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए जी, उनको कोई संभाले, उनको कोई देखभाल करे। मेरा नहीं ख्याल मर्द का रोल ऐसा होता है, मतलब डोंट मीन टू से कि यार कोई हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। देखें हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आजकल बहुत सारे लोग $5,000-7,000 महीना कमा लेते हैं। अब वो चूंकि $5,000-7,000 महीना कमा लेते हैं तो उनका एक स्टार्टर पैक है ना, और इतनी छोटी सी उम्र में वो बहुत होते हैं उन लोग। अच्छा, और वो स्टार्टर पैक क्या है कि उन्होंने एक मैकबुक लेनी है, हाँ, एक उन्होंने आईफोन लेना है, हाँ, एक उन्होंने स्पोर्टेज लेनी है, हाँ, गाड़ी लेनी है, और एक उन्होंने उम्रे पे जाना है, एक उन्होंने दुबई जाना है। ये उनके 5-6 सपने हैं जो उन्होंने पूरे करने होते हैं। तो जैसे ही वो ये चीज़ें पूरी कर लेते हैं, फिर उनको लगता है कि हम जो है ना कहीं बहुत ज़बरदस्त मकाम पे पहुंच गए। और वो चूंकि कंसिस्टेंटली वही $5,000-7,000 कमा रहे होते हैं, चाहे वो एजेंसी रन कर रहे हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो वो कंसिस्टेंटली इतने ही पैसे वो कमा रहे होते हैं। तो उसमें वो हो क्या रहा होता है, उनका प्रॉब्लम कि वो बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे होते, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं एक तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चूंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी एक पॉइंट पे आके ग्रोथ रुक जाती है, और जैसे ही वो इतने पैसे कमा रहे होते हैं $5,000-7,000, उनको फ़ौरन रिकग्निशन चाहिए होती है। फिर उनका दिल होता है कि हमारी किसी पॉडकास्ट पे भी हम आ जाएं, कहीं पे हम वो क्या बोलते हैं जज बन के स्टार्टअप्स को भी हम देख लें, या किसी इवेंट पे जाके तकरीर भी कर लें जिसमें हमारा नाम हो। तो ये सब करते हैं, लेकिन वो बिज़नेस बिल्ड नहीं कर रहे होते, लेकिन $5,000-7,000 कमा रहे होते हैं, और उनके नीचे बहुत सारे 100-50 लड़के भी छोटे छोटे होते हैं जो उनको भाईजान करके उनके पीछे चल रहे होते हैं। उनको मेंटोरिंग हाँ, उनको मेंटोर वगैरह बना लेते हैं। तो ये भी ठीक है, हर किसी का एक अपना जहन होता है, एक अपना टारगेट होता है, उसका अपना वाय होता है कि उसने वो ये काम कर ही क्यों रहा है। और जहाँ तक बात है सॉफ्ट होने की, सॉफ्ट होने में भी ना ये एक पर्सनल चॉइस है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार हमें सॉफ्ट होना है, और सॉफ्ट होना अच्छी बात है, और कुछ लोग होते हैं जिनको ये चीज़ काबिल कबूल नहीं होती, जो कहते हैं नहीं यार हमारा एक अलग रोल है। ये माइंडसेट है ना। तो हमें क्या करना चाहिए वाइल बिल्डिंग टीम्स, हमें ये देखना चाहिए कि किस आदमी ने सॉफ्ट होना है और किस आदमी ने दीवारें फाड़ के आगे निकलना है। तो जिस आदमी ने दीवारें फाड़ के आगे निकलना है उसको उस किस्म के काम जिम्मे लगाए जाएं, और जिसने सॉफ्ट रहना है उसके जिम्मे उस किस्म के काम लगाए जाएं। अच्छा, अब जो सॉफ्ट लोग हैं, जिस तरीके से वो बिजनेस करते हैं, जिस तरीके से वो काम ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनकी भी जैसे वो उनके अपने कुछ ट्रेट्स होते हैं, उनको लाइफ उसी तरीके से गुजारनी होती है। तो ठीक है, वो इस तरह इक्विप्ड नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकें। सक्सेस वो हासिल करेंगे, लेकिन अगर वो आप समझो कि $multi-million बिजनेस अगर उन्होंने बनाना है, तो वो एक जगह पे आके वो फंस जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ना एक लेवल से जब आप ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो आपको थोड़ा रूथलेस होना पड़ता है, थोड़ा आपको प्रिंसिपल्ड होना पड़ता है। और जब आप रूथलेस हो, थोड़े आपके प्रिंसिपल्स हैं, थोड़ा आप लोगों को नाराज़ करने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि अगर आप सभी को खुश कर रहे हो तो इसका मतलब आप किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। जब आप किसी के लिए, हाँ, आप खुद ना खुश हो, मतलब चलो आप, मैं ये नहीं समझता कि आप नाखुश हो या खुश हो, वो एक अलग बात है, वो एक अलग पूरा टॉपिक है। लेकिन बात ये है कि जब आप सभी को खुश कर रहे हो तो इसका मतलब आप किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि सबको ही प्लीज़ कर रहे हो ना आप। सही बात है। जब आप कुछ करोगे, कोई आप इम्पैक्ट आपका होगा, कुछ काम करने लगोगे, तो कुछ लोग नाराज़ भी होंगे और कुछ लोग खुश भी होंगे। तो आप एक ही पार्टी के साथ जा सकते हो, तभी आप ग्रोथ करोगे। वरना जब आप सभी को खुश रखते रहोगे तो फिर तो कभी भी आप ग्रोथ नहीं कर रहे। तो जो सॉफ्ट लोग होंगे तो वो सभी को खुश रखने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, सब लोगों को बैलेंस करके चल रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने अम्मी को भी खुश रखना है और बीवी को भी खुश रखना है, तो वो बेचारा तो बीच में फारिग हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही।
ठीक है, अगर किसी ने एचआर को भी खुश रखना है और एम्प्लॉय को भी खुश रखना है और फाइनेंस को भी खुश रखना है तो भी वो फारिग हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक वक्त में सबको खुश रख सको। ऐसा ही है। तो जो लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं वो किसी को भी खुश नहीं रख रहे होते और उनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ठीक है, जिन लोगों ने सॉफ्ट रहना है उनसे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रहें सॉफ्ट। और जिन लोगों ने सॉफ्ट नहीं रहना उनको तरक्की मुबारक, वो अपना प्रोग्रेस करें, सक्सेस करें, आगे बढ़ें। कुछ लोगों को नाराज़ भी करें और नाराज़ करें तो बाद में उनको सॉरी भी कर लें, प्यार भी कर लें, तो आगे बढ़ें बस। मुझे ये बताएं कि करियर स्विच करना ख़ास तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग जैसे मेरी एज के हैं, मैंने तकरीबन कोई 35 साल की उम्र में 9 to 5 को खैर बात कहा था। कितने लोग 30s में कह देते हैं, 40s में कहते हैं, या फिर मिड लाइफ क्राइसिस से निकलना ये भी चल रहे होते हैं, साथ में फैमिली के प्रॉब्लम्स भी हैं, फिर करियर स्विच करना चाहते हैं। अच्छा, फ़ौरन वो चाहते हैं कोई बिज़नेस बिल्ड करना, और बिज़नेस बिल्ड करना ज़ाहिर है जिसने बिल्ड किया है वो जानता है कि ये कोई 2 रात का तो काम है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आती है, क्योंकि उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी चेक होती है पहले कि आप कितने पानी में हो। अगर आपकी वहीं हालत टाइट हो गई तो यू शुड गो बैक, ठीक है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप आता है, उसके बाद फिर इन्वेस्टर रिलेशनशिप आते हैं, फिर इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं, मैं आपसे चाहूँगा, जो आपने खुद ऑब्जर्व किए हैं अपने अंदर भी, या ऐसे लोगों में जिन्होंने ये स्विच किया है और उसके बाद सस्टेन किया है कि यार अगर आप 9 to 5 से स्विच करके अपना काम शुरू करते हो तो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू मस्ट हैव या यू मस्ट इनकलकेट इन योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल, कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प हो उसमें। अच्छा, एक चीज़ तो ये कि बिजनेस में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो 1% या उससे भी कम लोग हैं। तो जो अगर 100 लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो 99 तो फारिग हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। जिसने बिजनेस स्टार्ट करना है उसको ये समझ होनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि मैं फारिग भी हो सकता हूँ। बल्कि ज़्यादातर केसेस में जो बिजनेस स्टार्ट करेगा वो 99 लोग उसमें से फेल ही होंगे। दूसरे नंबर पे ये बात कि सक्सेसफुल लोग जो हैं वो बिज़नेस कैसे करते हैं और कैसे सक्सेसफुल होते हैं, उसका वाहिद तरीका ये है कि अगर आप 20 साल तक मेहनत कर सकते हैं बग़ैर सक्सेस के तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओह नाइस। तो आपको 20 साल तक आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपको खुद को मेहनत के लिए तैयार रखना है और ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी है। तो अगर आप वो बग़ैर किसी सक्सेस के, फ़ायदे के, अगर आप ये कर सकते हैं तो आप बिज़नेस में 110% सक्सेसफुल हो जाएंगे और आपको इसमें परेशान भी नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जहन में ये रखें कि 20 साल बग़ैर फल के मेहनत करनी है आपने। तो बस ये सिंपल सी बात है। बहुत लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट टर्म पॉसिबल ही नहीं है। शॉर्ट टर्म अच्छा, आपने अपनी इस टॉक में कहा था कि 4 बिजनेसेस आपने बिल्ड करने की कोशिश की, उसमें आपको नुकसान हुआ या फिर आप नहीं कर पाए। फिर आपकी एक रियलाइजेशन हुई कि यार मैं तो खुद कमाना चाह रहा हूँ, तो वाई डोंट आई अर्न विद समबडी एल्स या मैनी पीपल टुगेदर। तो ये क्या थॉट प्रोसेस था? ये थोड़ा सा मुझे हिलाया इसने, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जिसकी ओरिएंटेशन नहीं होती ना बिज़नेस की, वो थोड़ा हिलता है कि यार ये कुछ नया पर्सपेक्टिव है। व्हाट्स दैट? देखिए, मैंने एक सैस बिज़नेस स्टार्ट किया, एक एजेंसी स्टार्ट की, ऑयल बिज़नेस में करता रहा। वो तो आपका फैमिली बिजनेस है। हाँ, तो बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस मैंने किए और काफ़ी बिजनेसेस में फेल होके फिर मुझे ये समझ आई कि जो मैं कर रहा हूँ उसको करने का सही तरीका क्या है कि मुझे, अगर मैं चाहता हूँ सक्सेसफुल होना तो मुझे और लोगों के लिए सोचना होगा। तो उसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि अब हमारी कंपनी में जो हम प्रॉफिट करते हैं उसमें से तकरीबन 2 साल हो गए 550 घरों में हर महीने राशन जाता है। माशाल्लाह। और बहुत सारे, मतलब कितने ही ऐसे लोग हैं जिन, मतलब हम तो जानते भी नहीं हैं वो कौन लोग हैं, बस लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। कोई ज़रूरतमंद है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी की जॉब नहीं है, लिस्ट में नाम आ जाएगा और उसको राशन जाना शुरू हो जाएगा। और राशन जाने के लिए ना उसको किसी लाइन में लगना है, ना उसको अपनी कहीं शक्ल दिखाना है, बस वो हमारी लिस्ट में होगा और उसके घर पे ऑटोमेटिक डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी। दूसरा काम,
अब मैं ये चाहता हूँ, हमने एक काम जो स्टार्ट किया वो सिंगल मदर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि सिंगल मदर्स जो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में जो ख़वातीन हैं वो इस वक्त सिंगल मदर्स होती हैं कि एक किसी वजह से अब उनकी शादी नहीं है और उनके पास बच्चा भी है। अब वो घर से बाहर अगर काम के लिए जाएं तो अड़ोस पड़ोस वाले जो होते हैं उनके प्रॉब्लम्स, उनके अपने घर वाले हैं उनके प्रॉब्लम, प्लस वो दफ्तर में किसी जाके काम करेंगी तो दफ्तर में भी उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे है। प्लस जितनी देर वो काम कर रही होती हैं उनके घर पे उनका बच्चा का ध्यान कौन कर रहा है ये भी नहीं पता, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो काम पे किस तरीके से जाएं। तो हमने सिंगल मदर्स प्रोग्राम अपने यहाँ स्टार्ट किया कि सिंगल मदर्स को हम जॉब दे रहे हैं और अगर उनके पास कोई स्किल नहीं भी है तो हम उनको ट्रेन करते हैं, उनको अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड करके फिर हम अपने यहाँ उनको कंपनी में काम करवाते हैं। और हमारी कंपनी में चूँकि सब रिमोट है तो वो ख़वातीन अपने घर से बैठ के काम कर सकती हैं, उनको ऑफिस भी नहीं आना, तो घर पे बैठ के वो अपने बच्चे का भी ध्यान रख सकती हैं। उनको ना फैमिली में किसी किस्म का ऑब्जेक्शन होगा कि भाई आप बाहर क्यों जा रही हो काम करने, सही, और ना उनको ऑफिस में जो एक्सप्लॉयटेशन होती है वो भी नहीं होगी। वो अपने घर से बैठ के अच्छी माकूल आमदनी, मार्केट कंपेटिटिव आमदनी वो कमा सकती हैं और उनका ख़र्चा भी कम होगा क्योंकि उनको ऑफिस आने जाने के लिए भी अब खर्चा नहीं करना नहीं है सब। बिल्कुल है। तो जो प्रॉब्लम्स सामने आते गए, नज़र आते गए कि वो सॉल्व होने चाहिए, उसके लिए हमने अपने यहाँ उसका हिस्सा डाल लिया। जब हमने ये चीज़ें करना शुरू की तो हमारे रिस्क में हमने देखा कि ऐसे हमारे कारोबार में बरकत है कि अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। किसी प्रॉब्लम में हम फंसते हैं, कोई चैलेंज आता है तो उसका हल भी फ़ौरन हमारे जहनों में आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम और भी हमारी कंपनी में हम कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। जब हमने लोगों के नसीब अपने साथ जोड़ लिए तो क्या हुआ कि हमारे रिस्क में भी इजाफा होना शुरू हो गया और हमारे लिए हमारा रिस्क आसान हो गया। सुभान अल्लाह। तो ये तरीका है काम करने का। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप लोगों का रिस्क अपने साथ मिला लें, शामिल कर लें, उनको जोड़ लें और अपने काम के अंदर ये एंगल डाल लें, ये उसके अंदर डाल लें कि हमें जो फ़ायदा होगा इस फ़ायदे से आवाम को और हमारे एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं देखता हूँ जो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, उन चीज़ों से मुझे इरिटेट करती हैं। अक्सर लोग कंपनीज़ में 20-20 साल लगा देते हैं लेकिन फिर भी उनके पास अपना घर नहीं होता मेजरली, और वो किराए पे रह रहे होते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने अपनी कंपनी में ये स्कीम है कि जो भी हमारे यहाँ 15 साल लगाएगा उसको हम घर देंगे। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, और घर ये नहीं कि 15 साल पूरे होने पे देंगे, घर हम उसको पहले ही दे देंगे। जो हमारी लिस्ट में आएगा उसको हम घर पहले दे देंगे, तकरीबन 5-6 साल के अराउंड। 15 साल कंप्लीट होने पे वो घर उसके नाम ट्रांसफ़र कर देंगे। ज़बरदस्त। ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनकी एजुकेशन फ्री है। क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपकी फैमिली की अपवर्ड मोबिलिटी जो है फाइनेंशियली, वो होती ही एजुकेशन से। बिल्कुल। तो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को इतना एम्पावर कर देना है, उनको इतनी फैसिलिटीज़ दे देनी है कि उनका एक बच्चा पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले ताकि वो मार्केट में अच्छी जॉब ले सके, उसकी एजुकेशन अच्छी हो। तो क्या होगा कि उनकी फैमिली में एक बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलेगा, वो भी अच्छी आमदनी कमाना शुरू कर देगा, प्लस उसका वालिद या वालदा ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रहा है, वो भी अच्छी आमदनी कमा रहा है। तो उस वालिद वालदा की परेशानी मेडिकल से ख़त्म, उसको मेडिकल की परेशानी नहीं है, उसको स्कूल की परेशानी नहीं है, उसको रिहाइश की परेशानी नहीं है। ठीक है, उसने सिर्फ काम करना है, और ग्रोसरीज की भी परेशानी नहीं है, वो भी कंपनी भेज रही है। ठीक है,
तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हम कमा रहे हैं वो हम अपने एम्प्लॉयज़ पे खर्चा करें, और उसके बाद भी वो इतना बच जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत ज़्यादा लग्जूरियस और कंफर्टेबल लाइफ गुजारते हैं। माशाल्लाह। ठीक है। दूसरा एंगल इसके अंदर क्या है, हमारे यहाँ पिछले 10-15 साल लगा के एम्प्लॉयमेंट को बुरा भला बोला जाता है कि एम्प्लॉई है तो गलत ही है, नौकर है, गुलाम है। आप ये बताएं कि अगर 99% लोगों का बिजनेस फेल होगा तो वो क्या करेंगे? सही बात है। तो वो जो कुछ भी करेंगे उनको हम हकीर क्यों बना रहे हैं, हम उनको बिलिटल क्यों कर रहे हैं? उनकी मेहनत, सक्सेसफुल बिजनेस है वो भी तो एम्प्लॉयज की वजह से सक्सेसफुल है। हाँ, वो अकेला आदमी तो कोई नहीं चला रहा ना। तो हम क्यों ज़्यादा लोगों की मेहनत को हकीर साबित करने में लगे हुए हैं कि भाई मैं सक्सेसफुल हो गया तो बाकी जो लोग हैं ना वो तो बिल्कुल ही बेकार, जलील, हकीर लोग हैं। तो यही तकब्बुर होता है ना, और क्या चीज़ होती है तकब्बुर? सही कह रहा है। जो लोग बिजनेस नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके? इसलिए नहीं कर सके कि भाई उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। सही बात है। उनकी मजबूरी होगी ना, वो नहीं ले सके रिस्क। आपको अल्लाह पाक ने रिस्क लेने के लिए इनेबल कर दिया किसी वजह से। आपके हो सकता है आपके माँ बाप जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो, आपका स्पाउस, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही हो। हर किसी के हालात ऐसे नहीं है। तो जो बिजनेस नहीं कर रहा, जो जॉब कर रहा है, उसको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे यहाँ उसको हकीर साबित, वो बेकार आदमी है। तो ये रवैया बहुत ज़्यादा गलत है। वो लोग भी अपना हलाल रिस्क कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, और जितना कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सही बात है। तो उनको बुरा भला बोलना के लिए हमें रुकना चाहिए लोगों को, और ये थोड़ा एहसास करना चाहिए कि अच्छी बात नहीं है। लोगों का दिल टूटता है इस बात से। सही बात है। तो ये थोड़ी ज़रा सही करने वाली चीज़ है ये। और ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई बिन थ्रू, एंड जितने मेरे कोलीग्स रहे हैं, जितने दोस्त यार रहे हैं, ज़ाहिर है स्विच किया, इधर से उधर किया, और बड़े बड़े नाम हैं। तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, मैंने एक बड़ा कहते हैं ना कि एक थीम देखी है कि अगर आपसे कोई काम करवाया जा रहा है जो कि मॉरली भी ठीक नहीं है, लेकिन सारे अलाइंड है कि भाई काम करना है, ठीक है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में, तो आपके लिए ज़िंदगी मुश्किल बना देना। दूसरी चीज़, ऐसे असाइनमेंट्स दे देना या जानबूझ के आपकी मोबिलिटी को इस तरह छेड़ना कि आपको पता है कि उसकी पर्सनल कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इस तरह मोबिल रखना। मतलब बहुत दफ़ा ये होता है कि यू स्टार्ट बिकमिंग गॉड, यू स्टार्ट एक्टिंग गॉड कि यार जो भी है जैसा भी, अब तो यही करना होगा। फिर हमारे यहाँ एक वो है कि वो है कि नौकरी की तो नखरा की। मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़ाइन बैलेंस होना चाहिए। नखरे दो किस्म के होते हैं, एक ये होता है जैसे आपने कहा कि वाकई उसकी मजबूरी है, और एक नखरे हैं कि यार जैसे सॉफ्टनेस में आ गए कि भाई मैं सॉफ्ट इतना हूँ कि मैं ये नहीं ले सकता, तो उसको आप ट्रेन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी जो मैंने एक वो देखी, मुझे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट इसलिए लगा कि मैंने जितने लोगों के साथ काम किया ना, बहुत कम लोग मुझे ऐसे मिले जो चैरिटेबल माइंडसेट रखते थे या फिर किसी दूसरे का सोच के आगे बढ़ते थे। अच्छा, एक चीज़ माजरत के साथ, हम ये जो कुछ भी करते हैं मैं इसको चैरिटी नहीं समझता। चैरिटी मैं नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस बात पे, अल्लाह पाक ने आपको जो चीज़ आपकी ज़रूरत से ज़्यादा दी है ना, वो अल्लाह पाक ने आपको आपके इस्तेमाल के लिए नहीं दी। ज़कात का कॉन्सेप्ट है ना कि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो ज़कात आपने देनी है, उसके बाद सदका भी देना है, खैरात भी देनी है आपने। ठीक है, बिल्कुल ऐसे है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि आपकी अकल, आपकी दौलत, आपकी ताकत, आपकी खूबसूरती, आपकी हर चीज़ जो आपको अल्लाह पाक ने, आपकी सेहत, ये ज़रूरत से ज़्यादा क्यों दिया आपको? लोगों को इतना फिट अगर नहीं बनाया और फ़हद को ज़्यादा फिट बनाया, अल्लाह ने क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि फ़हद की फ़िटनेस अब लोगों के इस्तेमाल में है। बिल्कुल। अगर मेरे पास मेरी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है तो वो किस लिए है? कि मैं समझदार हूँ? नहीं, वो इसलिए है कि वो पैसा दूसरों के काम आना चाहिए। ठीक है, मेरे पास अकल ज़्यादा है, मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, किसी को गाइड कर सकता हूँ, तो ये अल्लाह ने मुझे क्यों दिए? कि ताकि मैं लोगों के फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल करूँ। तो अगर आप नहीं इस्तेमाल करोगे, अब बात ये ना कि मेरे पास पैसे अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो मैं चैरिटी कर रहा हूँ, मैं चैरिटी नहीं कर रहा। वो अल्लाह ने मुझे दिए ही इसलिए थे कि वो दूसरों के इस्तेमाल के लिए,
और अगर मैं ये सोचूं कि वो दूसरों के इस्तेमाल के लिए नहीं है और वो मेरी अकल की वजह से और मेरे ही समझ की वजह से और मेरी ही मेहनत की वजह से आए हैं, तो सबसे बड़ा बेकार सोच ही ये होगी। सही बात है। तो जो चीज़ भी आप ये समझ लें, किसी को भी ज़रूरत से, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा अगर मिल रही है तो उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा, उसको पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा उससे कि भाई जब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा मैंने दी थी तो इसका फ़ायदा किसी को हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आप किसी को उसका फ़ायदा नहीं दे रहे तो आप गलत कर रहे हैं। ज़िंदगी में कौन सा ऐसा इवेंट हुआ था या कोई ऐसी चीज़ हुई थी जिससे आपका माइंडसेट ऐसा हुआ? क्योंकि देखें, ये कोई ऐसा तो नहीं, ये माइंडसेट लेके पैदा नहीं होता आदमी, कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा होता है। ठीक है, मैं भी अगर बहुत सारी चीज़ें देखूँ तो पहले मैं भी बड़ा अफलातून किस्म का आदमी रहा हूँ। ठीक है, ज़ाहिर है बचपन में आप पढ़ते बढ़ते हैं, दोस्तों यारों के साथ बैठते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कुछ ठोकरें लगती हैं, कुछ रियलाइजेशंस होती हैं। तो आपने जो ये अभी माइंडसेट वाली बात की, आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, फिल्थी रिच पीपल, लेकिन दे डोंट थिंक लाइक दिस ना। वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि यार ये हमने अपनी मेहनत से कमाया है। लोग अपने आप को सेल्फ मेड बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ ये बहुत बड़ा इशू है। और ये एक बहुत अच्छा एंगल है कि आपने कहा कि भाई चैरिटेबल या चैरिटी है ही नहीं है ये। एक्चुअली मुझे मेरे खुदा ने ज़्यादा, जिस तरह मुफ्ती तारिक मसूद ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी एक टॉक में, मेरे ख्याल से मेरे साथ ही बैठे हुए थे या कोई पॉडकास्ट ही, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको बकरा इसलिए देता है कि किसी के नसीब की बोटी उस बकरे से आपके पास से जानी होती है। बिल्कुल। तो आपको बकरा दिया है किसी के नसीब की बोटी की वजह से, आपको बकरा दिया है। बिल्कुल। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके लाइफ में कोई टीचिंग्स हैं, कोई टीचर रहा है, कोई मेंटोर रहा है, या कोई इंसिडेंट हुआ है लाइफ में? क्या हुआ ऐसा जो यू हैव? अच्छा, मुझे ना लोगों से बातचीत करने का बहुत मज़ा आता है। मेरा बड़ा दिल होता है कि कोई आदमी है जिसको मैं नहीं जानता तो मैं उसके साथ बैठ के गपशप लगाऊं। तो मुझे नहीं पता, मैंने बुक्स पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, बुक्स में अक्सर पढ़ता रहता हूँ। मैं तबलीगी जमात वालों के साथ भी सरोज़े पे गया हूँ 6-7 दफ़ा। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा मेरे वालिद साहब जो हैं वो माशाल्लाह बहुत समझदार और बड़े कहना चाहिए कि दाना आदमी हैं। तो उनके साथ, उनकी वजह से उनके साथ जब डिस्कशंस वगैरह होती हैं, कोई बातचीत होती है या किसी बात पे हम गलतियां करते रहे, कोई भी काम करते रहे, तो वो हमें गाइड करते रहे। तो बहुत हमारे घर में भी अल्लाह का एहसान रहा कि मेरे दादा दादी, वालदा, वालिद समझदार लोग हैं। तो उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बुक्स पढ़ने की वजह से, कुरान तर्जुमे से पढ़ने की वजह से, अहादीस और सुन्नत देखने और सुनने की वजह से कि भाई वो क्या उसमें विजडम दिया जा रहा है। तबलीगी जमात वालों के साथ मैंने जैसा कि आपको बताया, उनके साथ गए तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि वॉशरूम कैसे यूज़ करना है, खाना कैसे खाना है, मस्जिद में रहने के आदाब क्या हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको समझ लगती है जो आम एक आदमी को नहीं पता होता। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, स्ट्रेंजर्स हो गए, कोई भी हो गया, मुझे गपशप लगाने का बड़ा शौक़ है लोगों के साथ, तो उनसे सीखने को मिला। तो बस अल्लाह पाक कोई ना तरीका या कोई सबब बना देता है कि कहीं से कोई बात मेरे तक अगर डिलीवर होनी है तो कोई अल्लाह का बंदा आएगा, वो डिलीवर कर जाएगा और वो मेरे दिल में घर कर जाएगी और मैं उसको अपना लूँगा। अब वो मुझे नहीं पता कि कहाँ से आई वो बात या ये जो भी सारी चीज़ें ये कहाँ से आई, लेकिन आ गई, मुझे मिलनी हो गई, आ गई मेरे पास, अब आ गई, मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई। सिंपल सी बात है। और वो ये कि आपकी जब भी बात होती है, मैंने अक्सर देखा, तो ये आपकी टॉक में भी देखा, पॉडकास्ट में देखा, कि ये फिर निकल जाती हैं, ये फिर फ्लो में आ जाती हैं। फिर इंसान को ये होता है कि यार ये बंदा हमेशा ऐसी बात करता है, तो मेरे ध्यान में आके पूछूंगा कहाँ से आई ये चीज़, बट वो अब इतने इनग्रेंड हो गए कि यू कांट इवन इमेजिन कि यार कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। कोई ऐसी बुक जिसने आपको छेड़ा हो कि यार ये क्या सीन है, मैं कुछ अब अलग करता आ रहा था और ये तो बुक ने। एटॉमिक हैबिट्स बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा रे डालियो की एक बुक थी, प्रिंसिपल्स, वो अच्छी बुक है। एक वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो बहुत अच्छी बुक है। तो आपने कंटेम्प्रेरी बुक ज़्यादा पढ़ी हुई हैं? तो इस टाइप की बहुत सारी बुक्स हैं। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट। उसके अलावा मोबाइल में वो एक ऐप है हेडवे के नाम से, वो डालने, उसमें बुक समरीज पढ़ते रहें, तो वहाँ जो समरी जिसकी अच्छी लगे वो बुक खरीदें और वो पूरी बुक पढ़ लें। सही है। तो आप इसका मतलब है कि कुछ पढ़ाकू एलिमेंट भी रहा है आपके अंदर, लेकिन जो स्कूल कॉलेज का जो दौर है, जो आप ड्रॉप आउट हुए, उसके पीछे क्या रीज़न था?
भाई उसके पीछे ये रीज़न था कि ना तो मुझे मैथ समझ में आती थी, अलजेब्रा तो मुझे आज तक ज़रूरत में नहीं पड़ा। अभी मेरी कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह, अभी दोपहर को अपने बच्चे को गालियाँ दे रहा था, बेटा भाई ये वाला तुझसे। अभी मेरे कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो आज तक तो मुझे अलजेब्रे की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब चैट जीपीटी भी आ गया, तो जो अलजेब्रे की ज़रूरत पड़ेगी हम उसी से सॉल्व करवा लेंगे, ठीक है ना। तो बचपन में ही मुझे स्कूल में जब मैं था, मुझे समझ में आ गई थी कि ये फजूल चीज़ें मुझे पढ़ाई जा रही हैं। तो उससे मेरा दिल बिल्कुल ही उचाट था। मतलब मुझे उर्दू की शेरो शायरी आज तक कभी काम में नहीं आई, मैट्रिक वाली ना। और मुझे उसकी समझ भी नहीं है कि वो पढ़ा क्यों रहे थे हमें, उसका फ़ायदा क्या था। सही बात है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें फजूल पढ़ाई जा रही थी, और अल्लाह का शुक्र है मैंने नहीं पढ़ी वो। सही है। मैंने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया। तो बस वो नहीं पढ़ा तो फेल हो गए तो ठीक है, हो गए। तो ये जो आपके अब बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे एजुकेशन में हैं, तो वो कभी रिलेट करते हैं आप उनके एक्सपीरियंसेस से, या फिर कभी उन्होंने ये कहा कि फॉर एग्जांपल कई बात, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई आपने सिर्फ पास होना है, हाँ, मुझे आपसे अच्छे नंबर नहीं चाहिए। आप मेक श्योर करें साइंटिफिकली, स्ट्रेटेजिकली, कि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आप मेहनत ना करें स्कूल में, और दूसरी स्किल्स डेवलप करें जो लाइफ टाइम स्किल्स हैं वो डेवलप करें। और ख़ास तौर पे एआई के दौर में यू हैव टू बी नाउ विजिलेंट अबाउट एआई, वेयर द एआई इज़ गोइंग। मैं उनको बोलता हूँ भाई आप जाएं, वो दुबई में जो क्रिएटर समिट है उधर जाएं, वो अटेंड करें, एग्जीबिशंस अटेंड करें, इवेंट्स अटेंड करें। उनकी मैं टिकट्स उनको लेके दे रहा हूँ, उनको ट्रेनिंग्स, फेसबुक एड्स की ट्रेनिंग, चाहे अभी उन्होंने नहीं भी फेसबुक ऐड रन करने, लेकिन उसकी ट्रेनिंग उनके पास होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट एंटेल। तो ये सारी चीज़ें सीखें वो, और जब मौका आएगा तो वो यूज़ भी करेंगे। और स्कूल में कम से कम नंबर लेके आएँ, ज़्यादा नंबर ना लेके आएँ, ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स ना लेके आएँ, क्योंकि वो है ही यूज़लेस। और बस फाइल का पेट भरने के लिए बस पास होते रहें। और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, यूनिवर्सिटी में जब जाएं तो वो यूएस में यूनिवर्सिटी में जाके नेटवर्किंग करें। तो बस पढ़ने के लिए तो हम कोई साइंसदान तो हमने बनना ही नहीं जिसमें कोई मतलब पढ़ने की ज़रूरत किसको पड़ेगी, डॉक्टर को पड़ेगी, इंजीनियर को पड़ेगी, हाँ, जो स्पेशलाइज फील्ड्स हैं उसमें पड़ेगी आपको। लेकिन मैं ये अक्सर कहता हूँ कि दो तरह के लोग हैं, अगर आपका स्किलफुल है और एक एजुकेटेड स्किलफुल आदमी है, तो आप डेफिनेटली विल गो फॉर एजुकेटेड स्किलफुल। तो वो ये है कि बेयर मिनिमम, मैं अक्सर अपने बच्चों को ही समझा रहा हूँ। अभी कुछ अर्से पहले ही मैं बोल रहा था कि मैंने कहा भाई अगर मैं तुम्हें फ़ोन दिलाऊँ और बोलूँ कि इसमें कैमरा नहीं हो, तुम क्या बोलोगे? तो ऐसे देख रहा है मुझे कि ये क्या बात होगी। तो मैंने कहा बेयर मिनिमम है, इसलिए एजुकेशन इज़ बेयर मिनिमम, कि कैमरा तो होता ही है, ग्रेजुएट तो होना ही है, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा क्या क्या नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि देखें, बीइंग अ फादर, मेरा भी बेटा है, आपके ही बेटे हैं। अभी हम बैक स्टेज एक बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा उसको यूफमाइज़ करके और उसको थोड़ा कहते हैं ना कि हम बड़ी डीप बात कर रहे थे, लेकिन आप जितना समझ सकते हैं कि क्योंकि वो एंगल बहुत ज़बरदस्त था। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना मर्दों के साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ठीक है, घर में भी हैं, वर्क प्लेस में भी हैं, बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी वैसी बर्बाद है और हमारा जो मर्द है ना वो वैसी 10 चक्रों में फंसा हुआ है, तो अपने आप को निकाल नहीं पा रहा है इन चीज़ों से। मेरा कहने का हमेशा मतलब ये होता है, मैं जब भी ऐसे लोगों से मिलता हूँ ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई यू आर द ब्रेड विनर, अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, क्योंकि अगर तुम हिल गए ना तो तुम्हारा पूरा ख़ानदान हिल जाएगा, क्योंकि तुम कमा के ला रहे हो घर में। लेकिन ये मर्दों को समझ में नहीं आ रही है आजकल बात ना, बहुत उल्टी सीधी चक्रों में ज़्यादा लगे हैं। तो वो जो मैनली इंस्टिंक्ट है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि व्हाट थिंग्स कैन हेल्प, या व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच कैन हेल्प द पीपल माइंडसेट, और हाउ टू मैनेज द कन्फ्लिक्ट्स इन अ रिलेशनशिप, एट योर वर्क प्लेस, इमोशनल एजिलिटी वगैरह। देखें बात ये होती है कि जब किसी की शादी होती है ना तो उसको पहली चीज़ जो उसके जहन में आती है ना वो होता है रोमांस। उसको अपनी जो बीवी है उसको प्यार देना होता है और उसके लिए मर मिटना होता है, और वो हनीमून पीरियड में चल रहे होते हैं, तो हर आदमी बड़े प्यार मोहब्बत से सारे सिस्टम चल रहे होते हैं उनके। तो वो टाइम होता है जब आप एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे रिलेशन होता है, आपका प्यार मोहब्बत होता है और रियलिटी अभी किक इन नहीं हुई होती। तो वो टाइम होता है कि आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग उसके साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठ के कर लें कि भाई ये हमारा गोल है, ये हमारा विजन है, यहाँ तक हमने पहुँचना है, दिस इज़ वेयर वी स्टैंड, उसके लिए हमें ये कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और यहाँ तक हमें पहुँचना होगा। हार्ड कॉन्वर्सेशन कर लें तो वो भी मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी लाइफ पार्टनर है, वो भी तो अच्छी लाइफ चाह रही है ना, तो वो भी प्रिपेयर हो जाएगी। हमारे यहाँ होता क्या है कि वो एक दूसरे के साथ प्यार से चलते रहते हैं और शौहर जो भी तकलीफ़ें उठा रहा होता है वो छुपा रहा होता है बीवी से, उसकी वजह से बीवी भी फ्रस्ट्रेट हो रही होती है कि भाई ये मुझे उतना टाइम क्यों नहीं दे रहा। तो पहले ही दिन
या पहले ही हफ्ते अच्छी जो कॉन्वर्सेशन है जो आपके फ्यूचर के बारे में, वो उसके साथ चॉक आउट कर लें, प्लान कर लें, स्ट्रेटेजाइज कर लें, और दोनों फिर उस गोल के ऊपर चलते रहें, उसकी तरफ बढ़ते रहें आगे, तो फिर तो आपकी लाइफ ठीक रहेगी। और उसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, एक दूसरे के साथ जो बहस हो रही होती है, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, वो सारी चीज़ें आप अगर आपने पहले ही डिसाइड किया हुआ हो तो फिर आप एक दूसरे के साथ बहस से बच सकते हैं। और उसके कोई रूल्स बना लें कि अच्छा भाई अगर कोई बहस हो रही होगी तो मैं छुट्टी ले लूँगा 10 मिनट की और 10 मिनट बाद बात कर लेंगे उस बारे में। ज़रूरी नहीं है ना कि हर बात का जवाब उसी वक्त दिया जाए। और अगर कोई जवाब नहीं दे रहा और चुप बैठा हुआ है और उसको पकड़ पकड़ के उसका मुंह इस तरफ, नहीं अभी मुझे जवाब दो, नहीं अभी मुझे जवाब चाहिए, तो फिर लड़ाई होगी ना। ऐसे ही है। तो रूल्स बना लें कि अच्छा ठीक है, अगर किसी को गुस्सा आया होगा तो दूसरा आदमी चुप हो जाएगा, या दूसरा आदमी उसके बारे में बाद में बात कर लेगा, तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो अच्छी लाइफ होगी, लाइफ पार्टनर को ऑन बोर्ड लें और आगे बढ़ें, सक्सेस करें, तरक्की करें, पैसे कमाएं, अपनी फैमिली को भी अच्छी लाइफ दें। बस इतनी सी बात है। ये बताएं कि टेक से आपका रिलेशन रहा है और आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग में काम किया है, फेसबुक एड्स वगैरह सब चीज़ें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम किया है। 2 मिर्चा वाला ब्रदर्स हैं, मुस्तफ़ा मिर्चा वाला एंड सुभान मिर्चा वाला, इनसे मैंने पॉडकास्ट की थी। उन्होंने दोनों ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि यार 10 साल बाद की इंडस्ट्री का एनालिसिस करें कि 10 साल बाद कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें बूम आया हुआ। फॉर एग्जांपल एआई में आज जो मंड के पैसा कमा रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने 20 साल पहले एआई में काम करना शुरू कर दिया था, बिकॉज दे न्यू कि ये क्या होने वाला है। तो आपके एनालिसिस और आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कौन सी 2-3 ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप चाहेंगे आपके बच्चे या मेरे बच्चे या फिर हमारे जितने भी यंग जनरेशन्स हैं कि वो ये छोड़ के अगर इन 2-4 चीज़ों में लग जाएँ तो डेफिनेटली फ्यूचर इज़ गोना बी वेरी मच प्रोडक्टिव फॉर देम। अच्छा, तो इन चीज़ों को ना कुछ नंबर्स दे देने चाहिए, अगर देना चाहिए। अगर वैसे ही हम बात करें तो ठीक है, रोबोटिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, तो इससे तो किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला। सही, बिल्कुल ठीक है। एआई या मशीन लर्निंग, हम इस तरह की कोई भी नाम, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, कोई भी इस तरह के वर्ड्स आप बोल दें और ठीक है, एक जनरल बात हो जाएगी। लेकिन आपको पहले ये देखना है कि आप कौन हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं, आपके हालात के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठे और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो बाहर के देशों में आपकी रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आप यहाँ से उनको लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं। और जितनी आपकी तालीम है, जितने आपके मुल्क में तरक्की है, उसमें भी अगले 20 साल में भी आप लेबर ही प्रोवाइड कर रहे होंगे, चाहे वो डिजिटल लेबर हो, चाहे वो फिज़िकल लेबर हो। तो ठीक है, आप डिजिटल लेबर अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ठीक है, आप डिजिटल लेबर में जो रिक्वायरमेंट्स बाहर के मुल्कों में होंगी उसी हिसाब की आप डिजिटल लेबर यहाँ पे प्रोवाइड करना शुरू कर दें। कितनी प्रोवाइड करें, अपने आप को वो भी एक नंबर दे लें आप। तो इतनी प्रोवाइड करें कि आप $6 मिलियन पर मंथ की सेल कर रहे हो। तो अब $6 मिलियन पर मंथ की अगर आपको सेल करनी है अपनी सर्विसेज की, यूएसए में और यूरोप में और इस टाइप की, चाइना वगैरह इस टाइप की कंट्रीज़ में, तो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी, क्या क्या फिजिकल आप डिजिटल लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ $6 मिलियन पर मंथ से उसको रिवर्स इंजीनियर कर लें, तो वो सर्विसेज जो भी उस वक्त इन डिमांड हो वो प्रोवाइड कर दें। ठीक है ना। अब चाहे बुक कीपर्स हों, अकाउंटेंट्स हों, वट एवर दैट इज़, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दुनिया को एआई इंजीनियर्स ही देने, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर दे दें लोगों को। कुछ भी चाहिए, डिजिटल मजदूर चाहिए, वो डिजिटल मजदूर प्रोवाइड करें। बहुत बड़े बड़े बज़वर्ड्स के पीछे ना भागें, आसान काम करें। आपके पास लेबर यहाँ कौन सी अवेलेबल है, आपके पास डेटा एंट्री ऑपरेटर्स मौजूद हैं, यहाँ पे अकाउंटेंट्स मौजूद हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर आपके पास मौजूद हैं, वीडियो एडिटर आपके पास मौजूद हैं, इंजीनियर्स तो निकल ही आपके पास बहुत थोड़े रहे। तो जो चीज़ अवेलेबल है वो चीज़ बाहर दें आप और उसी का काम करें। जो गैप्स हैं वो ब्रिज करना शुरू करें, बस वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जैसे ये खुर्रम इलाही से मेरी बातचीत अक्सर रहती है, तो उसे ही पॉडकास्ट में तो उसने कहा था कि यार इस टिकटॉक जनरेशन में आगे वही बच्चे कामयाब होने वाले हैं जिनका फोकस बहुत शार्प होगा, या फिर जो फ़िलासफ़ी पढ़ते होंगे, या फिर जो, क्योंकि इस दौर में जब आपको सेकंड की वो फुलफिलमेंट चाहिए, उसमें एक बुक बैठ के पढ़ना बहुत बड़ी बात है। फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल से कि अगर मेरा बेटा एक बुक पढ़ लेता है पूरी, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा
कारनामा हो जाएगा कि मैं बोलूँगा। तो अगर बच्चे इस तरह लेके चलें अपनी चीज़ों को, तो आगे जाके वो फ़िलासफ़ी डेवलप करना, पेशेंस डेवलप करना, फोकस डेवलप करना, ये वो वाली चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि यार मैं फैंसी नाम तो फेंक सकता हूँ, लेकिन जो जनरल चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर नेगोशिएशन स्किल्स हो गई हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो कि प्रैक्टिकली गैप फिल करने से, मार्केट एनालिसिस करने से आएगा, और फिर आगे जाके आप किसी भी फील्ड में जाओगे डेफिनेटली जो चीज़ें बेसिक हैं वो तो यही रहेंगी। जैसे मॉर्गन हाउसले की बुक है ना वो साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसकी भी एक बुक आई है सेम एज़ एवर। उसका जो मेन स्टे है बुक का वो बड़ा खूबसूरत है। उसने कहा कि हम डर रहे हैं कि क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, एआई क्या चेंज कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। हमें सिर्फ कॉन्फिडेंट उन चीज़ों पे होना चाहिए जो चीज़ें कभी चेंज नहीं होंगी। इंसान की साइकी कभी चेंज नहीं होगी, फियर का एलिमेंट कभी चेंज नहीं होता, ग्रीड कभी चेंज नहीं होगी, इमोशंस कभी चेंज नहीं होंगे। तो फोकस ऑन दोज थिंग्स दैट विल नेवर चेंज। तो मेरा ख्याल से भले हम 20 साल बाद की बात कर रहे हो, 200 साल की बात कर रहे हो, ह्यूमन बिहेवियर वैसे ही रहेगा जैसा है, माइंडसेट तो वैसे ही रहेगा। सही बात। तो ये वो है। बाकी मुझे ये बताएं कि सेल्स के हवाले से मैं सिर्फ आपसे ये चाहूँगा कि मुझे मेरे बड़े दिल से करीब है सेल्स, सही है, और मैं बड़े लोगों को जलील होता हुआ देखा है, और लोग समझते हैं कि यार इट्स अ प्रोफेशन दैट वेरी फ्यू पीपल शुड परसू, और जो बहुत ही चर्ब ज़बान हो। कुछ ऐसे फंडामेंटल्स दैट कैन एक्चुअली मेक यू सेल विदाउट सेलिंग, ठीक है, जो आपने भी किए हैं, या कुछ ऐसे प्रिंसिपल, जैसे टेक्निक्स तो मैं नहीं कहूँगा, प्रिंसिपल्स कौन से हैं ऐसे 3-4 जो आप बताना चाहेंगे ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स की भी हेल्प कर सकें, जिसमें नेगोशिएशन स्किल्स भी आती हैं। तो व्हाट आर दोस? अच्छा, तो जिस तरह हम सेल्स करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लीड जनरेशन करते हैं। लीड जनरेशन करके लीड क्वालिफाई करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये जो लीड है, ये जो प्रॉस्पेक्ट है, क्या इसके पास हमारी सर्विस या प्रोडक्ट ख़रीदने की हैसियत है। अगर है तो कब ख़रीदना चाहता है ये, और ये अगर ख़रीदना चाहता है तो क्यों ख़रीदना चाहता है। ये चीज़ें हमें पता लग जाती हैं, सारी कॉल पे डिस्कस होती हैं। ये वो लीड जब फॉर्म फिल करता है तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है। फिर उसको फ़ोन करता है अपॉइंटमेंट सेटर, हमारी ही कंपनी से अपॉइंटमेंट सेटर फ़ोन करता है कि जी सर आपके ये मसाइल हैं, ये आप सर्विस लेना चाह रहे हैं, तो आप बताइए मैं आपके कंसल्टेंट से कब मीटिंग करा दूं। तो वो उसकी मीटिंग का एक टाइम तय हो जाता है। उस मीटिंग के टाइम पे कंसल्टेंट जाता है, वीडियो कॉल के ऊपर उसको समझा देता है कि यार ये आप चाह रहे हो, उसके लिए हमारा ये सलूशन है, ये हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस तरीके से जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें और इतने अरसे में कर दें, तो आप ये कब स्टार्ट करना चाह रहे हो, जैसा कि आपने लिखा है कि आप इसी महीने स्टार्ट करना चाह रहे हो या अगले महीने, क्योंकि फॉर्म में उसने दिया हुआ है। सही, और सेंस ऑफ अर्जेंसी भी इस तरह क्रिएट हो जाती है। तो वो बता देगा और उस हिसाब से वो रेडी होगा, तो हम उसको इनवॉइस भेज देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स वगैरह चले जाते हैं, और वो उसके हिसाब से वो साइन अप कर लेता है हमारे साथ। तो सेल्स जो है ना वो एक साइंस है, और जब आप उसको एक प्रोसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं तो आप लार्ज नंबर्स हिट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप चर्ब ज़बानी के ऊपर सेल्स को करने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे कस्टमर्स को, ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स को क्लोज करेंगे शायद जिनको ज़रूरत ना हो, अगर हो तो अभी ना हो, या उनका पैसे नहीं हो। सही बात है। तो मजबूरी में किसी भी वजह से वो आपकी चर्ब ज़बानी में आके शायद ख़रीद तो लें, लेकिन वो आपको तंग करेंगे। तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे कस्टमर मौजूद हैं जो अच्छे हैं, जो आपके लिए अल्लाह ने पैदा किए हैं, तो आप उनके साथ काम करें। आपको नहीं है ज़रूरत सबके साथ काम करने की, ठीक है, हर सुराख आपके लिए नहीं है, ठीक है, ठीक। तो आप जो सुराख आपके लिए, आप उसमें इंटरेस्ट रखें। सही बात है। हर जगह घुसने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। मेरा ख्याल से इसमें ना एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने अप्लाई भी किया। ये जो फ़नल होते हैं ये बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं ना, कि यू हैव टू रीच आउट टू एज मैनी पीपल एज यू कैन। 1000 लोगों पे रीच आउट करोगे तो 10 क्वालिफाई करेंगे, और 10 शायद 10 में से भी 2 वो करें। हमारे मसला सारा ये है कि हम जब 4 लोगों को कॉल करते हैं ना तो 4 से उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, 4 तो कभी कुछ नहीं करेंगे। और फिर जो चीज़ें हैं डेफिनेटली यू कैन नेवर से, और यहाँ भी एक मसला है कि हाँ भाई बिक गया। मेरा ख्याल से तो बिक गया जब तक नहीं हो सकता जब तक पैसे आपके अकाउंट में ना आ जाए, क्योंकि मैंने बड़े बड़े पीओज, हाँ, पैसों के बगैर तो कोई बिक गया नहीं है ना। बड़े बड़े मैंने परचेज ऑर्डर्स जो है ना वो बिल्कुल एयरलाइन तार पे कैंसिल होते हुए देखे, 6-6 महीने पड़े हुए, 3-3 महीने पड़े हुए, प्राइस डिक्रीज भी कर दी, डिस्काउंट भी दे दिया।
तो मुझे लगता है कि ये इसमें ख़ास तौर पे जो सब्र है ना, वो रिजेक्शंस झेलने का इतना नहीं जितना आपका लोगों तक रीच आउट करने का है। आपकी एक चीज़ जो मैंने एक नोट की, जो मैंने कॉन्वर्सेशंस में भी नोट की, वो ये है कि यू हैव टॉक्ड अबाउट इट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि यार आई लव टू टॉक टू पीपल। और बहुत दफ़ा सेल विदाउट सेलिंग वाला एलिमेंट भी इसी तरह होता है कि इफ़ आई गेट टू नो यू एंड यू गेट टू नो मी एंड वी गेट टू नो ईच अदर्स वर्क, तो डेफिनेटली देयर आर सम पॉइंट्स दैट कैन कनेक्ट। यार इतनी सिंपल सी बात है फहद, आपके सर में दर्द है, मेरे पास सर दर्द की गोली है, अब कनेक्ट होना है आपको बस। अब मुझे वो सर दर्द की गोली आपको बेचने में कितना टाइम लगेगा? बस कनेक्ट होना है, लेकिन बस कनेक्ट होना है। हाँ। तो अब मैं अगर इस पूरी दुनिया के अंदर 1 लाख आदमियों से कनेक्ट हो जाऊं जिनके सर में दर्द है, तो मैं सर दर्द की गोली आसानी से बेच सकता हूँ। और अगर किसी वजह से आप बोलो नहीं मुझे नहीं खरीदनी है गोली क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो कोई मत नहीं, 1 लाख में से एक बंदा है ना जो कह रहा है नहीं, और फिर उसको कन्विंस करने में कितनी मुश्किल है। यार आपके सर में दर्द है, ये गोली आप खा लो, आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। इस दर्द की वजह से आपको अभी क्या प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ज़ाहिर है आप काम पे नहीं जा पा रहे हो, काम पे नहीं जा पा रहे हो, और काम की 1 दिन की जब आप छुट्टी करते हो तो आपके कितने पैसे कटते हैं? 500 रुपये कटते हैं। तो 500 रुपये कटते हैं तो गोली तो फिर 250 की है, तो अगर 250 की गोली ले लोगे तो फिर भी 250 प्रॉफिट में हो आप। पेन मैक्सिमाइज कर दिया आपने। तो आप उसका बेसिकली उसको आप एक ब्रिज पे लाके खड़ा करना है और उस ब्रिज से उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्रॉस कराना है, जो कि वो खुद नहीं कर पा रहा। उसको वो ब्रिज पे क्रॉस करने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। तो अगर आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हो एज अ सेल्स पर्सन, तो ये आपका फॉल्ट है ना, वो तो लेने के लिए तैयार बैठा है। और इसमें यही है कि जो आपने बात की ना कि कनेक्ट करने वाली बात इसलिए है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा हम ना बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। मतलब हमें लगता है कि अगर हम सेल्स पर्सन हैं तो वी डोंट हैव टू रीच आउट टू पीपल। और सबसे बड़ा मसला सारा ये है कि किसी बंदे को जब भी एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, कुछ भी आता है, तो ही हैज़ टू कनेक्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल, एज मेनी पीपल एज यू कैन। और इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट आता है पर्सनल ब्रांड का भी, क्योंकि बहुत दफ़ा सेल करने के लिए डेफिनेटली अगर आपके पास सर दर्द की गोली है तो 10 लोगों के पास और भी है, सही है। लेकिन दानिश अयूब का ब्रांड है, दानिश अयूब को लोग जानते हैं, तो सर दर्द की गोली की वैल्यू दानिश अयूब के पास ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे बेहतर कि 10-9 लोगों को मैं नहीं जानता। यहाँ से आती है पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अभी मुझे सिर्फ शिकायत ये है हमारे कंटेंट क्रिएशन के लोगों से कि हमारे यहाँ फालतू कंटेंट क्रिएट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पर्सनल ब्रांड्स फालतू लोगों की ज़्यादा बनी हुई है। जिन लोगों को ज़्यादा बोलना चाहिए, फॉर एग्जांपल आप हो गए, कितने लोग, जितने लोगों को मैं यहाँ लाता हूँ, बहुत दफ़ा उनके इतने अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आते ना, उनकी कोई पर्सनल ब्रांड्स होती हैं, लेकिन आई फील फॉर देम बिकॉज दे आर द पीपल हु नीड टू स्पीक टू मोर पीपल अबाउट इट, दे नीड टू बिल्ड मोर ब्रांड्स, पर्सनल ब्रांड्स। तो आपका नहीं ख्याल कि पर्सनल ब्रांड की जो वैल्यू है आहिस्ता आहिस्ता इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर टैंजिबल बाय द डे? देखिए, मैं अगर पर्सनल ब्रांड बनाता हूँ पाकिस्तान में तो मुझे उसका मॉनेटरी फ़ायदा क्या है? हाँ, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका काम तो मुझे फ़ायदा ही नहीं है, इसीलिए मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मेरा टाइम ज़ाया होगा। ओके, ठीक है, आप तो दोस्त हैं, भाई हैं, आपने बोला मैं आ गया, वरना अदरवाइज़ पाकिस्तान में पर्सनल ब्रांड बनाने का मुझे, मेरे बिज़नेस को कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे अगर पर्सनल ब्रांड बनाना है तो वो US में मैं बनाऊंगा, यूरोप में बनाऊंगा। तो कोई काम किया हुआ आपने वहाँ पे कुछ? तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपको जो काम भी करना है ना, खुद नहीं करना, आपने प्रोसेस बनाना है। तो पर्सनल ब्रांड मैं अपना नहीं बनाना चाहता, मैं बनाना चाहता हूँ वहाँ पे गोरे हायर करके उनको इन्फ्लुएंसर बनाऊँ और उन इन्फ्लुएंसर्स को जो चीज़ मैंने बिकवानी है उनसे मैं वो बनवाऊँ, वो उनसे बिकवाऊँ, ताकि मैं फ्री रहूँ। बिल्कुल ऐसे ही, एट द एंड यू हैव टू बाय द टाइम ना, दिस इज द ट्रू एसेंस ऑफ वेल्थ। यस, तो पर्सनल ब्रांड फॉर द सेक ऑफ मेकिंग पर्सनल ब्रांड with no monetary target in mind is, I don't think so, is a very good idea. आपका जो भी पर्सनल ब्रांड बनाना है उससे आप लिख लेंगे भाई मैंने इतने करोड़ रुपए कमाने हैं, इतने लाख रुपए इतने अरसे में कमाने हैं। अगर तो आप कमा सकते हो तो ज़रूर पर्सनल ब्रांड बनाओ, अगर आप वो कमा ही नहीं सकते हो तो वो पर्सनल ब्रांड फिर आपका टाइम ज़ाया करेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि आपके पास पैसे भी नहीं है और प्लस आप मशहूर भी हो गए। तो अब आप जहाँ जाएंगे लोग आपसे सेल्फियाँ भी मांग रहे होंगे और आपको काम भी नहीं करने दे रहे होंगे। रोड पे आप जा रहे होंगे बाइक पे तो भी 4 आदमी आपको पकड़ लेंगे कि यार ये तो देखो इतना बड़ा वो बंदा फिरता है और ये देखो बाइक पे घूम रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है, मतलब द वर्स्ट प्लेस टू बी इज़ व्हेन यू आर फेमस एंड यू हैव नो मनी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो
बीच में अटके हैं आप। हाँ, आप फंस गए ना, फिर तो आप कहीं जा भी नहीं सकते, आप रोड पे बैठ के बन कबाब भी नहीं खा सकते ना, चाय भी नहीं पी सकते, आप फंस गए अब आप। तो करना ये चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो वो एक उसमें टारगेट सामने हो। जैसे मैंने बोला $6 मिलियन आपने कमाने पर मंथ, इसी तरीके से एक टारगेट आपके सामने हो, मैंने इतने पैसे कमाने, वहाँ से रिवर्स इंजीनियर करें कि अब वो टारगेट अचीव करने के लिए क्या मुझे पर्सनल ब्रांड बनाना है, क्या मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने हैं, क्या मुझे नेल पॉलिश लगानी है, या मैंने हवाई जहाज़ की छत पे बैठना है, जो भी करना है फिर वो करें। सही बात है। ठीक है, गोल क्लियर होगा तो सारी चीज़ें क्लियर होगी ना। अच्छा, ये जो जेन जी के इश्यूज़ हैं, मैं बहुत दफ़ा सुनता हूँ, गैरी भी बहुत दफ़ा बात करता है इन पे। मेरे ख्याल से आपकी भी मैंने बात सुनी थी, आपने कहा था एंटाइटलमेंट के जो इश्यूज़ हैं इस जनरेशन में, उनका क्या इलाज है, उनको किस तरह पेरेंटिंग में या फिर टीचिंग में उनको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयमेंट के काबिल नहीं रहते। पहले लोगों के बच्चे होते थे बहुत ज़्यादा, तो वो बच्चों को खींच के पालते थे। अब होते हैं लोगों के 2-2 बच्चे, तो वो लोगों को बिल्कुल पलकों पे बिठा के रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं। हाँ, और जितनी ज़्यादा वो इज्जत से बात कर रहे होते हैं अपने बच्चे से, ऐसे लगता है अपने वालिद साहब से बात कर रहे हैं। बेटा आपने खाना खा लिया? तो इतनी इज्जत से बात कर रहे होते हैं बच्चे से, इतना प्यार दे के उससे बात कर रहे होते हैं जैसे वालिद साहब है। अबे तू बच्चे के साथ भाई नॉर्मल तरीके से बात करो, अपना दोस्त बनाओ उसको, उसके साथ डिस्कशन करो और उसको लीडरशिप प्रोवाइड करो ताकि वो आपकी बात सुने और पीछे चले। हमारे यहाँ ना जो लोग हैं वो बड़ा आदमी नहीं बन रहे आजकल। अगर वो बड़ा आदमी बनेगा तो बड़े आदमी के ट्रेट्स क्या होंगे? जो वादा करेगा पूरा करेगा, टाइम पे पहुंचेगा, झूठ नहीं बोलेगा, किसी के साथ बददियानती नहीं करेगा। तो जो बड़ा आदमी होगा उसी आदमी की बीवी भी इज्जत करेगी और उसी आदमी की आदमी खुद अपनी इज्जत करेगा और उसी आदमी की उसका बच्चा भी इज्जत करेगा। सही बात है। तो जब वो इज्जत करेगा तो आप लीडर बनोगे। जब आप लीडर बनोगे तो तभी तो आप किसी को कोई बात करोगे तो वो आपकी बात मानेगा और सुनेगा। तो चूंकि हमारे यहाँ वो आदमी आजकल लीडर ही नहीं है, टिकटॉक देखे जा रहे हैं और फजूल टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना, तो बच्चा भी तो देख रहा है ना कि यार मेरा बाप जो है वो वीडियो गेम खेल रहा है। तो मतलब आपने जो एक बड़े आदमी का एक मकाम था वहाँ से तो बाप उतर गया नीचे और माँ भी ऊपर से नीचे उतर गई। माँ की क्या सिखलाई थी, माँ क्या सिखाया करती थी बच्चों को, वो सारी चीज़ें तो अब वो सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाई जाती थी बच्चों को, एक उनकी एक कैरेक्टर बिल्डिंग की जाती थी। आजकल कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही, सही बात, सिर्फ करियर बिल्डिंग हो रही। और आजकल बच्चों को चीज़ों से मना भी नहीं किया जा रहा। बच्चा जो मांग रहा है उसको वो दिया जा रहा है। और अगर बच्चे की ही फरमाइश पे चलना है, बच्चे के ही दिमाग से चलना है आपने कि जो वो मांग रहा है आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर माँ बाप की ज़रूरत क्या है? सही बात है। तो उसकी वजह से क्या होता जा रहा है कि बच्चे बन रहे हैं लूसी। सॉफ्ट तो अलग वर्ड है, वो लूसी बन गए हैं। और जब वो काम पे आते हैं और उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो तो नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाते हैं। अच्छा, जब वो नाराज हो जाते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पेरेंट्स की तरह मनाने आएगा, पेरेंट्स की तरह हमारे को कंपनी मनाएगी, या हमारी बातें मानी जाएंगी, हमारी रिक्वायरमेंट्स मानी जाएंगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कोई चाहे भी कि हम मना लें, चलो बेचारा बच्चा अभी काम पे आया है, नया काम पे आया है, तो हम मना भी लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। हो सकता है हमारी सीखने में कोई प्रॉब्लम हो, हम उसकी वजह से कोई बात सीख जाएंगे कि ज़ाहिर है नई जनरेशन अब आ रही है और करोड़ों की तादाद में आ रही, तो हो सकता है हमें भी कुछ सीखना हो ना। ये नहीं कि हम ही सही हैं, सही बात। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब 4 डे वर्क वीक चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, 4 डे वर्क वीक भी चाहिए, और 5 बजे के बाद उसने काम भी कोई नहीं उसको कहे, और नाराज भी जल्दी हो जाए, ऑफिस में फूसबॉल भी हो, और फुल गूगल वाला माहौल हो। हाँ, बस क्या क्या चाहिए उसको। तो जो इतनी सारी चीज़ें चाहिए तो वो उसकी कौन पूरी कर सकता है? उसके तो माँ बाप नहीं पूरी कर सकते ये चीज़ें।
तो कंपनी कैसे पूरी करेगी? सही बात, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये लोग अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट कर रहे हैं। तो इनको खुद सेंस करना चाहिए, और ये मेरा ख्याल है करेंगे नुकसान उठाने के बाद। पहले एक दफ़ा ये नुकसान उठाएंगे और फिर इनमें से कुछ डिमोरलाइज हो जाएंगे, कुछ डिप्रेशन में चले जाएंगे, जो बच जाएंगे वो फिर वापस जॉबों पे आएंगे और इंसानों की तरह आएंगे, ठोकरे खा के आएंगे। तो इससे पहले आपने लीडरशिप वाली बात अच्छी की कि बेसिकली घर में एग्जांपल्स नहीं है लोगों के पास। अब और मैं रिलेट कर सकता हूँ काफ़ी लोगों से, घर में बैठे हुए रीलें देखे जा रहे हैं या गेम्स खेले जा रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे किसी को? घर में कोई एग्जाम्पल ही नहीं है उसके पास, वो क्या किसको परसू करेगा वो? भाई ना आप कुरान पे बात कर सकते हो, ना आप सुन्नत पे बात कर सकते हो, ना आप हदीस सुना सकते हो बच्चे को। बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसको कोई बात बता ही नहीं सकते, आपके पास कोई स्टोरी नहीं है बताने वाली, कोई अपने लाइफ की सक्सेस स्टोरी नहीं बता पा रहे आप उसको। तो जब आपके पास कोई बात ही नहीं है बताने को, और सारा दिन वो देख रहा है कि माँ हर किसी से लड़ रही है, बाप हर किसी से लड़ रहा है, ड्रामे मनूस ड्रामे देखे जा रहे हैं जिसमें वो रोए जा रहा है, लोग रोए चले जा रहे हैं, तो बच्चा क्या देख रहा है? जो चीज़ बच्चा देखेगा तो वो उसी तरीके से दिमाग बनेगा उसका। कंडीशनिंग है। अच्छा मुझे बताएं कि एक डिबेट चलती रहती है, ये बड़ा मेरा भी फड्डा रहा है इसमें, कि यार ऑलवेज ट्राई टू वर्क स्मार्ट, डोंट वर्क हार्ड। ये जितनी भी हमने बातें की थी उसमें थोड़ा सा फिट भी होती हैं, लेकिन ये अप्रोच जो है ना, इससे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि टू वर्क स्मार्ट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर अ लॉट ऑफ टाइम्स। आप हार्ड वर्क से ही स्मार्ट वर्क के तरीके सीखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलोगे यार ये अलग ये अलग। हमारे असल में एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा था जो बहुत ज़्यादा इस पर एम्फोसाइज़ करता था, वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट। तो एक वक्त आया कि उस बेचारे को खैर बात कहना पड़ा, उसको ले ऑफ़ किया गया। तो हमारा एक दोस्त था, उसने बड़ी अच्छी बात की कि यार इस बंदे के साथ मसला पता क्या था, ये जहाज़ उड़ाता था और वर्क स्मार्ट करने की वजह से जहाज़ को उल्टा करके करतब दिखाता था, और वो पूरा उल्टा जहाज़ करतब दिखाते दिखाते जाता था, लेकिन गलती सिर्फ ये करता था कि लैंड करते हुए भी जहाज़ उल्टा कर लेता था। तो यहाँ वो मारा जाता था। ये एक्सपीरियंस नहीं था उसको कि यहाँ वर्क स्मार्ट काम नहीं आएगा। तो वर्क स्मार्ट के पीछे एक्सपीरियंस नहीं होता और हार्ड वर्क नहीं होता, तो दे आर नॉट सेपरेट, दे हैव टू बी अलाइंड। व्हाट डू यू थिंक? असल में लोगों ने बातें करनी होती हैं मज़ेदार। अब आम बातें करेगा तो कोई कौन सुनेगा? कुछ तो नया लेकर आओ, कुछ नया मार्केट में लाना होता है। तो ये नया ये है कि वर्क स्मार्ट। तो ज़ाहिर है वर्क स्मार्ट निकलेगा कैसे? पहले तेरे को वर्क आता होगा तो फिर स्मार्ट करेगा ना। तो वर्क आने के लिए ही तेरे को 10,000 मैन आवर्स लगाने हैं। तो 10,000 मैन आवर्स लगाएगा कब? जब वर्क हार्ड करेगा। तो बात यह है कि तो वर्क हार्ड करेगा तो फिर वर्क स्मार्ट का तरीका सीखेगा। बिल्कुल। तो लेकिन बस कुछ लोगों ने ज़रा मज़ेदार बातें करनी होती, तो इस तरह की चीज़ें सोच के ले आते हैं और वो करते हैं, और फिर दूसरे लोग उसको देखते हैं और कहते हैं हाँ यार ये नई बात निकाल के लाया, चलो इसके पीछे चलते हैं। कुछ नया बन जाए नहीं। और ख़ास तौर पर जैसे आपने 20 साल वाली बात की ना, जो मैंने आपसे पूछा, आपने कहा 20 साल काम कर सकते हो विदाउट एनी रिटर्न, तो वो तो इट्स लिटरली वर्क हार्ड। इसमें आप कोई वर्क स्मार्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद ये है कि आप जो आज काम कर रहे हैं डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हैं कि यार ये स्मार्ट वर्क है मेरा, मैं हार्ड वर्क नहीं करता, बट उसके पीछे ये जर्नी भी तो है। खैर इस तरह की बातें जो होती हैं मैं तो अवॉइड ही करता हूँ कि भाई वर्क स्मार्ट और इस तरह की बातें, बस सीधी बात आसान बात करनी चाहिए जो हर किसी को समझ में आए। वर्क स्मार्ट वाली बात, तो अब वर्क स्मार्ट में क्या करे वो? मतलब इसकी कोई एग्जांपल भी तो नहीं है ना कि वर्क स्मार्ट में वो क्या करे। गाड़ी का दरवाज़ा खोल के कैसे बैठे? वो गाड़ी का दरवाज़ा वैसे ही खुलेगा ना। मतलब स्मार्ट कैसे करे वो, क्या करे? सही है। आप मुझे बताएं कोई डिजिटल मीडिया पे या फिर नॉर्मल लोगों के गुरुज होते हैं, कोई वर्चुअली फॉलो कर रहा होता है, आप किसी को फॉलो करते हैं? कोई आपका इंस्पिरेशनल फिगर है जिसको आप रिसेंटली फॉलो कर रहे हो या करते आए हो, जिसमें इंस्पायर किया हो? जैसे फॉर मी गैरी वी, आई एक्चुअली टॉक अबाउट हिम अ लॉट। रिसेंटली तो वो है एलेक्स हॉर्मोजी है। देखें हर आदमी के अंदर कोई अच्छी चीज़ है, तो जिस आदमी के अंदर जो अच्छी चीज़ है आप वो ले लें, वो आपको नज़र आएगा तो उस चीज़ का मेंटोर आपका वो बन गया, दूसरी चीज़ का मेंटोर कोई और बन जाएगा, तीसरी चीज़ का मेंटोर कोई और बन जाएगा। अब चाहे वो इन पर्सन मेंटोर बने या यूट्यूब वीडियोस के थ्रू बने, तो आप हर आदमी से हर चीज़ सीखते रहें। सीखने में क्या है? क्योंकि आजकल एक चैलेंज ये है कि यार हमारे पास ना सही मेंटोर नहीं है, हमारे पास सही लोग नहीं है। मैंने कहा यार इस एज में अगर आप इस तरह की बातें करो तो आई एम रियली सॉरी। इतने पॉडकास्ट भरे पड़े हुए हैं, जैसे यूट्यूब पे देखें आपको सब मिल जाएगा। सब मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना माइंडसेट बेहतर किया तो मैंने कोई लोकली किसी को हायर नहीं किया कि मुझे कोच करो। I saw that content, I searched for that content and I consumed that content. बिल्कुल। अच्छा, नज़र लगने का कॉन्सेप्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्योंकि हमारे यहाँ ना अभी बंदा काम नहीं करता, थोड़े से पैसे आने शुरू होते हैं और फिर वो लेट जाता है, बोलता है मुझे नज़र लग गई है।
सही है। और फिर वो मज़ीद काम करने के काबिल नहीं रहता बेचारा, क्योंकि अब वो वैसे काम कर नहीं सकता क्योंकि नज़र लग गई है। मेरा तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से वास्ता पड़ता रहता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, फिटनेस का है तो जो दिखता है वो बिकता है। अक्सर मैं पिक्चर्स भी लगा रहा होता हूँ तो लोग अक्सर कहते हैं मुझसे कि, तो मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, इसका कमर्शियल एंगल है, ठीक है, क्योंकि फ़िटनेस इज़ एक्चुअली विजुअल थिंग। दूसरी बात ये है कि मैंने बहुत दफ़ा लोगों को देखा है कि भाई 10% 20% होता है नज़र, आप डिनाई नहीं कर सकते। कुरान पाक में सूरह कुल इसकी वजह से उतरी हैं, लेकिन हर चीज़ को आप नज़र से एसोसिएट करके अपने पास एक्सक्यूज़ बना लेना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अच्छा चलें, इसको ऐसे समझ लें, इस दुनिया में टाइफॉइड है या नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर क्या करते हैं? फिर टाइफॉइड की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते या इलाज करा लेते हैं अगर हो जाए तो? हाँ, इलाज कराते हैं यार। कैंसर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इलाज करा लेते हैं उसका। एक्सट्रीम इलाज होता है, हो जाता है ना इलाज, और इलाज मौजूद है। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से नज़र भी मौजूद है, तो नज़र का इलाज भी मौजूद है। नज़र का इलाज है सदका। आप जो कर रहे हैं करें, पैसे दें, मदद करें, लोगों को सदका दें। जब आप देंगे सदका, आपको नज़र क्या, नज़र का बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। मतलब इट्स अ थिंग दैट कैन बी ट्रीटेड। ऐसा हाँ, नहीं है, क्योंकि of हमारे यहाँ course। ये होता है कि यार वो नज़र लग गई तो आप तो बस नहीं तो नज़र लगने ही ना देना। आप पहले ही लोगों को आप सदका वगैरह दे के रखें, हाँ अल्लाह की मखलूक को। जब आप सदका दे के रखेंगे तो आपको नज़र लगेगी नहीं। आप इसी तरह वैक्सीन कराते हैं तो कोविड नहीं लगता ना, तो या जो भी है आप वो कराएं ना। उसका पोलियो के कतरे पीते हैं, तो क्या पोलियो ना लगे? वो तो एक मीम है ना, वो साइकिल पे जा रहा होता है और फिर वो ऐसी पिन करता है, उसको बोलता है नज़र लग गई, मैं पिन खुद ने की थी, मुझे नज़र लग गई। तो बात यही है ना, तो आप सदका देते रहें, आपको नहीं लगेगी नज़र, बस। अच्छा, इसको कंक्लूड करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, और मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन असल में मसला ये है कि हमारा थोड़ा सा, और मैं जिसके साथ भी कॉन्वर्सेशन करता हूँ मुझे होता है कि यार देयर हैज़ टू बी मोर एपिसोड्स, ठीक है। तो आप तो वैसे भी कराची बेस्ड आदमी हो, डेफिनेटली वील सिट टुगेदर अगेन। मुझे ये बताएं कि अक्सर मैं सवाल पे कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि सवाल से ना कुछ अलग पर्सपेक्टिव मुझे ही मिलता है और जवाब देने वाले को भी मिलता है, कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसा आइडिया जो आपके नज़दीक बहुत सॉलिडली इम्पॉर्टेंट है या फिर ट्रू है, बट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली इज़ अगेंस्ट यू विद दैट आइडिया, कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, बट यू आर वेरी मच क्लियर कि यार ये अभी नहीं तो तुम्हें बाद में जाके पता चलेगा कि ये कितना ट्रू था। तो व्हाट इज़ दैट आइडिया इन योर माइंड दैट यू स्टैंड विद इवन इफ पीपल आर अगेंस्ट यू? भाई एक तो वर्क लाइफ बैलेंस वाली जो है वो झूठ है सबसे बड़ा। इसमें तो बहुत लोग ये तो बेकार चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता दुनिया में। और हार्ड वर्क, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा सक्सेस के लिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तीसरी चीज़ है फोकस। अक्सर लोगों को आप देखेंगे वो काम करते हुए म्यूज़िक लगा लेते हैं, तो उसका नाम भी होता है फोकस म्यूज़िक। हाँ, तो वो ये सब बकवास करने की बजाय आपको खामोशी से बैठ के सिर्फ जो कर रहे हैं वो काम करें, उसी पे फोकस करें, और बल्कि नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन्स लगाएं ताकि आपको कोई नॉइज़ ही ना आए। ठीक है, तो जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें, और फोकस करके कम से कम 15-16 घंटे 17 घंटे आप बैठ के वो काम करें। सिर्फ वॉशरूम ब्रेक लें और खाने की ब्रेक लें, नमाज की ब्रेक लें, और बस। तो जब आप ये इस तरीके से करेंगे तो आप जो भी चीज़ सॉल्व करना चाह रहे हैं आपका मसला हल हो जाएगा। मैं साबरी सूबी है ना, सेल लाइक क्रेजी वाला, गोरिल्ला मार्केट, ऑस्ट्रेलियन, हाँ ऑस्ट्रेलियन जो है, तो उसने एक उसकी वीडियो देख रहा था, तो वो बाकायदा पूरा अरेंजमेंट करता है, वो इस फ्रेगरेंस लगा के बैठता है, फिर वो म्यूज़िक सुनता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूज़िक है। तो मैंने कहा यार इस तरह भी लोग सीखते हैं लोगों से ना, बट वो साबरी सूबी है, उसका लेवल अलग है, वो उसकी फ़िलासफ़ी भी अलग है। देन बी साबरी सूबी देन डू दैट। नहीं भाई, आप 4 पैसे कमा लें ना, 4 पैसे आप कमा लें, बिल्कुल, उसके बाद करो, उसके बाद आप जो भी बोलेंगे वो साइंस हो जाएगी। ऐसे ही है। अभी आपने पैसे कमाए नहीं है और आप लोगों की चीज़ों पे जा रहे हैं। बट इतनी सी बात है कि फोकस जो है, आप ये देख लें डिस्ट्रैक्शंस, तो म्यूज़िक आप लगाएंगे तो डिस्ट्रैक्शन आएगा तो फोकस खराब होगा। बिल्कुल ऐसे ही, तो बस इतनी सी बात है। चलें दानिश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बात रही। मैं दोबारा बोलूँगा आपसे कि मैं उम्मीद करूँगा कि अब जब मैं आपको बुलाऊँ, अभी तो नहीं, खैर थोड़ा सा 1-2 महीने बाद दोबारा करेंगे, बट आई कैन ऑलरेडी सी फ्यू थीम्स इन विच वी कैन डिग डीपर इनटू,
बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं कि हम ना सिर्फ ये तो ऊपरी ऊपरी बातें थी, अगर इसको डिग डीप किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसके अंदर ही 10-12 थीम्स मुझे नज़र आई हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह वील मीट अगेन एंड टॉक मोर अबाउट इट। जब तक के लिए इजाज़त दें मुझे और दानिश भाई को, और अगले एपिसोड में हम किसी और गेस्ट के साथ आएंगे। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।